सर आई थिंक जी आपने बिलाल। ना सारा चैप्टर रिवाइज करेंगे सारा, मुझे तो यही याद है, बाकी दोस्तों से। अच्छा चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं। आवाज मेरी क्लियर आ रही है सबको ना? यस सर। जी सर। चलते हैं फिर। चैप्टर नंबर 5 हमने कवर किया है और फाइव को हम दोबारा देखते हैं। चैप्टर के अंदर जो मेन काम करना था वो यही था कि कन्वोल्यूशन नेटवर्क कैसे काम करते हैं ये समझना था। डेटा ऑगमेंटेशन और फिटिंग को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। प्री ट्रेन नेटवर्क कैसे इस्तेमाल होते हैं, प्री ट्रेन नेटवर्क को फाइन ट्यून कैसे किया जाता है। लास्ट टॉपिक विजुअलाइजेशन का है जो हमने स्किप किया था। तो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की दोबारा से बात करते हैं। इस कन्वोल्यूशनल नेटवर्क को समझने के लिए जो एग्जाम्पल हम कर रहे हैं, जो डेटा सेट ले रहे हैं, वो एमनिस्ट का ही डेटा सेट है। डेटा सेट इस्तेमाल किया था हमने अर्लियर डेंस लेयर के साथ और उसमें 97.8% जो है वो एक्यूरेसी हमने अचीव की थी टेस्टिंग, ट्रेनिंग और सारी चीज़ें करके। इस दफ़ा इसी डेटा को, जो एमनिस्ट की इमेजेस का डेटा सेट है, इन इमेजेस को हम डेंस लेयर के नहीं कन्वोल्यूशनल लेयर से जो है वो ट्रेन कराना चाह रहे हैं। तो कन्वोल्यूशनल लेयर के अंदर डेंस लेयर में हमारे पास जो इनपुट शेप होती है वो हमेशा वेक्टर होती है, वन डायमेंशनल होती है, 1D टेंसर होता है। और कन्वोल्यूशनल के अंदर जो है इमेज हमारे पास 3D इमेज होती है। सर ये इनपुट शेप हमें बता रहा है कि 28x28 की एक इमेज जो है वो आ रही है। तो एक 32 जो है वो इसकी आउटपुट। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है यहाँ पे कर्नल का। बाकी एक्टिवेशन फंक्शन हम पहले बहुत दफा पढ़ चुके हैं। कर्नल का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लेते हैं। किस तरह कर्नल इमेज को प्रोसेस करता है या कन्वोल्यूशन में इमेज जो है वो किस तरह प्रोसेस होती है। 2D इमेज ही जाती है, इसका मतलब ये है कि अब हमें इमेज को यहाँ रीशेप नहीं करना होगा, वेक्टर नहीं बनाना होगा। हमने इमेज जो है शेप में रखनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास जो है ग्रीन, ये पूरी जो इमेज नजर आ रही है यानी 5x5 ये एक इमेज है हमारे पास, ठीक है। तो हम ये इनपुट दे रहे हैं, दिस इज 28x28 लिखा हुआ है हमारे पास नजर आ रहा है हमें वो 5x5 की वन इमेज जो है नजर आ रही है। अब यहाँ पर एक येलो पोर्शन नजर आ रहा है कि ये पोर्शन जो सिलेक्टेड है ये 3x3 का है, यानी इस जो यहाँ 3x3 लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि इस पूरी ग्रीन इमेज के ऊपर एक 3x3 की ग्रिड लगाइए, ठीक है। इस ग्रिड के अंदर ये जो 3x3 है इसको हम कहते ही कर्नल है।
ये 3/3 जो है वो कर्नल साइज है, ठीक है ना। ये साइज डिफरेंट भी हो सकता है और कम ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द इनपुट इमेज। तो ये कर्नल साइज है हमारे पास, इसमें कर्नल 3/3 का रखा हुआ। कर्नल क्या चीज़ होती है? कर्नल मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल होता है वर्ड। जो हमारे वेट्स हैं ये भी कर्नल कहलाते हैं। बेसिकली जो 3/3 है ये कर्नल मैट्रिक्स का साइज है, यानी वो समझ लो कि ये वेट जो जनरेट होंगे उसकी मैट्रिक्स का साइज है। अब इतनी बात अगर हमें समझ में आती है, हाँ देखते हैं। अब होता क्या, क्योंकि वेट जो है वो ऑटो जनरेट होते हैं, हम नहीं जनरेट करते, तो ये जो छोटी वैल्यूज नजर आ रही हैं 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ये वेट हैं जो लेयर जो है वो खुद जनरेट कर रही है। ये लेयर जो हम देख रहे हैं, फर्स्ट लेयर, ये लेयर जो है वो खुद वेट जनरेट कर रही है। कौन सी वाली वैल्यूज? ये जो हमारे पास सर ये डाटा को इंपोर्ट कर, डाटा को इंपोर्ट किधर से कर रहा है ये? डाटा को डाटा ले किधर से रहा है सर? ये जो इमेज का डाटा है ऊपर मॉडल में तो कहीं डिफाइंड ही हुआ डाटा का पाथ। अभी तो हमने डाटा दिया ही नहीं है, अभी तो हम अपने मॉडल का आर्किटेक्चर जो है ना उसको डिस्कस कर रहे हैं। अभी हमने डाटा आगे देंगे उसे तो उस चीज पे आ जाएंगे। ये जो येलो वैल्यूज है ना, ये जो और रेड वैल्यूज आ रहे हैं, ये वो वेट्स हैं जो 9 वेट्स 3/3 के कर्नल के अंदर जनरेट हो रहे हैं। अब होता क्या है कि पूरी इमेज के ऊपर ये जो फिल्टर है, ये जो येलो फिल्टर है, ये पूरी इमेज के ऊपर स्वैप करता रहता है, शिफ्ट होता रहता है, ट्रैवर्स करता रहता है। जब करता रहता है तो फिर करता क्या है, ये आपके पास एक आउटपुट देता है जो क्या कहलाता है, कन्वॉल्व फीचर कहलाता है, ठीक है। हमारे केस में कितने कन्वॉल्व फीचर जो हैं वो आउटपुट के तौर पर निकलेंगे? हमारे केस में 32 कन्वॉल्व फीचर्स निकलेंगे, ठीक है। इस पहली लेयर से 32 कन्वॉल्व फीचर जो है वो आउटपुट निकलेंगे, ओके। सर तो जी एक क्वेश्चन है जी सर। जी 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 सर क्वेश्चन ये है कि हम जो डेंसली कनेक्टेड नेटवर्क में जब हम नंबर ऑफ पैरामीटर्स कैलकुलेट करते थे वो होते थे जी आपके जो है ना वेट्स और बाइसेस, यानी कि उनको हम कहते थे कि ये हमारे पास वेट्स और बाइसेस जो है ना ये पैरामीटर्स हैं, ठीक है। ठीक है। लेकिन इसके यहाँ पे आके जब हम करते हैं तो हम आपके जो ये नंबर ऑफ फिल्टर्स मल्टीप्लाइड बाय आपके मतलब टोटल साइज ऑफ फिल्टर, मतलब 9 का फिल्टर है तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 9, और ठीक है। उसके अंदर फिर एंड पे फिर हम उसको बाइसेस ऐड करते हैं। तो सर हाँ ये थोड़ा सा मतलब ट्रेनेबल वेट्स एक मतलब बाइसेस और वेट्स जब हम डेंस में तो वो होती थी कि एडजस्ट होती थी, नेटवर्क उसको फीडबैक के जरिए फिर उसको एडजस्ट करता था, मतलब वन बाय वन, हम्म, मतलब हर एट्रिशन के ऊपर। हम्म, लेकिन इसके अंदर जो है अब हमारे पास जो हम पैरामीटर्स कह रहे हैं, अब इसमें उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो डिफरेंट नहीं होगी डेंस वाले से बिल्कुल। इसमें जो है आपके पास वेट्स और वेट्स का तो है ही चक्कर ही नहीं है, इसमें पैरामीटर्स जो है ना आपके असल में जो आपका एक मैट्रिक्स बन रहा है फिल्टर का, एक तो वो आपके पैरामीटर कहलाते हैं, और जी दूसरा जो है बाइसिस, मतलब उसमें वो कर लेते हैं एक दो चीज़ें ये हो गई, और उसमें फिर हम एक चीज़ और इंक्लूड कर लेते हैं जो नंबर ऑफ फिल्टर्स यानी जितने लगे हैं, मतलब उसको फिर हम हम्म, मल्टीप्लाई करते हैं आप के फिल्टर के साइज़ के साथ। मतलब अगर 3/3 का फिल्टर है या 5/5 का है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ आपके जो एसओ कॉल्ड हिडन यूनिट्स, ठीक है। हम्म। तो वो फिर आपके टोटल नंबर पैरामीटर्स बनते हैं सर, ऐसे ही है ये। असल में जो जनरेशन ऑफ पैरामीटर वेट और बायस है ये तो वैसा ही है जैसा ग्रेडियंट बेस्ड होता था, वैसा ही है, उसी तरह होते हैं। यानी कि जो हमारे पास नंबर्स आए हैं ये रैंडमली
या कैलकुलेटेड बेस पर जो है ना जो एल्गोरिदम है वो जनरेट कर रहा है। तो टेंस में भी क्या होता था, जब प्रोसेस शुरू होता था तो पहली बार रैंडम वेट आते थे, बाद में जब अगला वेट उसको लेना होता था तो वो बड़ा कैलकुलेटेड वेट जो है कि तो जो है ना वो आता था जो एल्गोरिदम की मदद से। तो यहाँ पर भी जो वेट जनरेट हो रहे हैं अभी जो लिखे हुए हैं, इसमें भी आप ये कह सकते हैं कि पहली दफ़ा यहाँ पे भी रैंडम जनरेट हो रहे हैं, लेकिन ये फिर उसके बाद जो जनरेशन शुरू होगी ये हाईली कैलकुलेटेड जो है वो जनरेशन जो है वो होगी। अच्छा, यहाँ कैलकुलेशन ऑफ पैरामीटर्स जो है वो डिफरेंट है। वहां पर हम देखते थे कि भाई कितनी नोड्स हैं और उसके सामने आउटपुट नोड्स कितनी हैं, वो आपस में मल्टीप्लाई हो और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर्स प्लस उनके बायस करके आ जाते थे। अच्छा, अभी मैं आपको सिखाऊंगा तो आप गौर करेंगे, सेम प्रोसेस यही है पैरामीटर कैलकुलेशन का यहाँ पर भी, जो वहां पर था यही प्रोसेस जो है वही प्रोसेस इधर भी एप्लीकेबल हो रहा है, डिफरेंट नहीं है। ठीक है ना, वो आप लग रहा है कि इससे मल्टीप्लाई हो रहा है फिर नंबर ऑफ कन्वर्ट फीचर से मल्टीप्लाई हो रहा है फिर जो है ना प्लस हो रहा है, बायस तो डिफरेंट हो रहा है, नहीं, कैलकुलेशन जो है उसी तरह से है। वो भी हम जब पैरामीटर कैलकुलेशन पे आएंगे मैं वहां पर जो है वो ठीक है। उसको आपको दिखाऊंगा। अच्छा, तो ये अब होता क्या है कि जो पिक्सल की वैल्यू है, यानी पिक्सल की अपनी कौन सी वाली वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये वाली पिक्सल की वैल्यू है, और ये वाली वैल्यू जो है ये वेट की वैल्यू है जो कर्नल लेके आ रहा है। ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो दिस विल गिव 1। फिर ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी तो ये आपको देंगी 0। मैं 0 को नहीं लिख रहा हूँ। फिर ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी, ये देंगी 1। फिर ये 0 देगा, फिर ये 1 देगा, यानी तीसरा 1 आ गया। और फिर ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, आखिरी एक ये वैल्यू भी जो है 1 देगी। तो ये सारी वैल्यूज जो इस सम अप होके ये हमारे पास एक वैल्यू दे रही है, दैट इज 4। अब होगा क्या, ये वैल्यू 4 जनरेट हुई। अब ये कर्नल जो है ये स्ट्राइड होगा 1 विंडो, यहाँ से चलेगा और यहाँ पे आ जाएगा। जब ये स्ट्राइड होगा तो इसकी कर्नल वैल्यू सिमिलर रहेगी, सेम रहेगी, यानी 101 और 010 और 101 यही सेम अप्लाई होगा। अब ये वाली कॉलम जो है वो शामिल हो जाएगा और एक नई वैल्यू यहाँ पर जो है वो जनरेट हो जाएगी। फिर ये स्ट्राइड होके जो है यहाँ से निकल के ये तीसरे यहाँ तक पहुँचेगा और कर्नल वैल्यूज यही रहेंगी और एक तीसरी वैल्यू जो है वो यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। फिर अगली बार स्ट्राइड, अभी ये टॉप से फर्स्ट रॉ से ले रहा था, अब ये स्ट्राइड सेकंड रॉ से यहाँ से यूं चला, कर्नल की वैल्यूज वही रहेंगी, एक वैल्यू जनरेट हो जाएगी। फिर ये इसी सेकंड रॉ से फोर्थ कॉलम की तरफ चला गया, फिर ये सेकंड रॉ से थर्ड कॉलम की तरफ चला गया। ये प्रोसेस अब ये इससे नीचे उतरेगा, अब यहाँ से पानी शुरू हुई, यहाँ से लेके यहाँ तक। इस पूरे प्रोसेस में अभी कर्नल की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी और ये 9 वैल्यूज जो है जनरेट हो जाएंगी। तो ये 9 वैल्यूज जो एक्सक्यूज मी सर। जनरेट हो रही है ना जी, सर कर्नल जी, वैल्यू क्या होती है? कर्नल वैल्यूज वो वेट होते हैं जो हमारी लेयर जनरेट करती है। वेट जनरेशन के बारे में पढ़ा है, W की वैल्यू जनरेट करता है। सर जरूरी तो नहीं है 0 और 1 हो, उसके अलावा भी हो सकते हैं। नहीं नहीं, कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि 0 1। ठीक है, तो अब ये 9 वैल्यूज जनरेट हुई। ये 9 वैल्यूज में से अभी ये हुआ क्या है, ये क्या जनरेट हुआ है मैं आपको बताता हूँ। ये जब हमने बोला है, मैं इसको यहाँ दिखाता हूँ, हमने इसको बोला है, क्लियर कर दूं जरा, हमने इसको बोला है कि भाई हम तुम्हें मॉडल को बोला है, कन्वोल्यूशन लेयर को बोला है कि हम आपको क्या कर रहे हैं, एक इमेज दे रहे हैं। ठीक है, एक इमेज मॉडल में जा रही है
यहाँ पर आ जाएगा और एक इमेज इनपुट जा रही है 28 बाई 28 1 और उसमें से कितने आउटपुट निकलेंगे 32 आउटपुट निकलेंगे और उस पर 3 बाई 3 का कर्नल सर्व होगा। ओके, तो जब हमने उससे बोला है 32 आउटपुट निकलेंगे तो इट विल प्रोड्यूस 1 आउटपुट 2 आउटपुट 3 4 5 एंड घूमते घूमते 32 आउटपुट्स, यानी अब 32 इमेजेस जो हैं यहाँ से आउटपुट निकलेंगे। ये 32 इमेजेस जो हैं ये बेसिकली यही वाला कन्वॉल्व फीचर है जो 32 कन्वॉल्व फीचर निकलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये एक बार पूरा ट्रैवर्स हुआ है, एक बार पूरा ट्रैवर्स हुआ है, तो ये प्रोसेस जो है वो अभी इस एक के लिए जो है वो पूरा हुआ है। ठीक है, इस एक के लिए पूरा हुआ है। अच्छा, ये वाली बात अब खत्म हो गई। अब क्योंकि 32 दफा होना है तो यही प्रोसेस दोबारा रिपीट होगा, लेकिन इस दफा ये कर्नल के वेट्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे और यही प्रोसेस पूरा रिपीट होगा और एक और नई इमेज जनरेट होगी। एंड दिस इमेज जो है मैं कह सकता हूँ कि वो इमेज ये होगी। फिर ये प्रोसेस तीसरी बार शुरू होगा, पूरा कंप्लीट प्रोसेस, और कर्नल के वेट्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे और हमारे पास जो है वो तीसरी इमेज जनरेट हो जाएगी। और इस तरह करते करते जो है हमारे पास कितने आउटपुट निकल आएंगे 32। 32 आउटपुट जो है वो निकल आएंगे। सर ये 32 हम ही बताते हैं या ये हमने ही रखे हैं ना, ये एक मिनट ये वाली बात पूरी कर दी। ये 32 जो हमने नंबर पास किया है ये हमने खुद पास किया ना। जी बेटा, क्या बोल रही थी पहले? तो सर हम इसे बढ़ा भी सकते हैं? हाँ, बढ़ा भी सकते हैं, कम से ज्यादा की तरफ ले जा रहे हैं। देखो, हम इसको और बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। जी बेटा। मैं कह रही हूँ कि एक ही इमेज है और उस पर डिफरेंट वेट सप्लाई होके काइंड ऑफ 32 डिफरेंट इमेजेस बन गए हमारे पास, ऐसा है? हाँ, उसी एक इमेज की डिफरेंट 32 इमेजेस बन गई। अभी एक ही इनपुट है, ठीक है। तो सर जो हम चैप्टर के एंड पे जाके कर रहे थे कि एक ही डेटा को आगे पीछे करके वो जो कर रहे थे, उससे भी तो हम डेटा ज्यादा कर रहे थे, तो ये भी हम डेटा ज्यादा कर रहे हैं, हम कह सकते हैं? नहीं, डेटा ज्यादा नहीं कर रहे, डेटा ज्यादा नहीं। ये जो पूरा प्रोसेस है ये एक इमेज के लिए हो रहा है, डेटा ज्यादा नहीं। हम इमेजेस नहीं बना रहे हैं, ये इमेजेस प्रोसेस हो रही है बेटा। मैं इधर आकर डाटा फिल्टर कर रहे हैं। फिल्टर भी नहीं, फिल्टर है एक तरह से। मैं यानी आपको पीसेस यहाँ में दिखा किया जा रहा है ना, उसे छोटे नहीं छोटे नहीं नहीं पीसेस। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत जा रहे हैं आप लोग। मैं पिक्चर में आपको से यहाँ डाटा उठाया जा रहा है, मैं एक्सट्रैक्ट किया सुन जा ले, रहा है एक मिनट सुन लो, एक मिनट। आप सवाल पूछो या जवाब दो, मुझे बता दो पहले क्या कर रहे हो। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई ये इमेज मैंने नेटवर्क को दी है। हमने पिछली दफा जब डेंस लेयर पढ़ी थी तो हम इनपुट देते थे तो आगे हम नोड्स बनाते थे ना, ऐसे ही होता था ना। इनपुट आया, नोड से कनेक्ट होता गया, वेट्स आते गया, सारी चीजें आती गई। तो यही तो हो रहा है। अब वो क्योंकि इमेज है इसलिए मैं गोल गोल नहीं बना रहा, चकोर चकोर बना रहा हूँ भाई। अच्छा, ये एक इमेज है जो 32 इमेजेस में ब्रेक नहीं हुई है। 32 डिफरेंट उसके वर्जन्स जो है ना वो वर्जन्स क्रिएट कर लिए हैं उसने। और ये इंटर मॉडल है, ये डेटा में नहीं हो रहा, ये इंटर मॉडल है, मॉडल के अंदर हो रहा है ये, राइट? लाइक दिस, इधर आ जाए। ये डाटा ऑगमेंटेशन नहीं हो रही बाबा, ये देखें, ये हो रही है कि मैंने एक इमेज जब इनपुट देता हूँ, एक इमेज थी जो हमने इनपुट दी, ठीक है। इनपुट देने के बाद उस इमेज के ऊपर फिल्टर जब अप्लाई होता है तो इमेज बदल जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। लाइक इमेज जो है वो ऐसी हो जाएगी, ठीक है। ये एक इमेज है। अगर मैंने अपने लेयर के अंदर लिखा हुआ है कि 32
फिल्टर चाहिए मुझे अपनी इमेज के, तो ऐसी इस जैसी नहीं, लेकिन कुछ इससे मिलती जुलती, क्योंकि हर दफा कर्नल की वैल्यू क्या हो रही, चेंज हो रही है, तो हर दफा इमेज में कुछ ना कुछ चेंज आपको नजर आ रहा होगा। ऐसी 32 इमेजेस रिटर्न करेगा पहली लेयर, लाइक दिस। मैं आपको जैसे ये देखें, नेगेटिव, जैसे ये नेगेटिव इधर, बनाए जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये इधर देखें, ये एक इमेज दी है और उसने उसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई 20-25 जो है ना फिल्टर्स करके उसने मुख्तलिफ इमेजेस हमें, ये इंटर मॉडल हो रहा है, ये मॉडल के बाहर नहीं हो रहा है, ये आपके डाटा सेट में नहीं हो रहा है, इसलिए इसको ऑगमेंटेशन नहीं कहेंगे। जज़ाकल्लाह सर। ठीक है, अच्छा, ये अब ठीक है, ये हर ये 32 ये इतने फिल्टर जो है बन रही है, एक लेयर की जो है ना वो आपको दिखा रहा है कि 5वीं लेयर में क्या हुआ, 6ठी लेयर में क्या हुआ, 7वीं लेयर में क्या हुआ, 8वीं लेयर में क्या हुआ। तो ये अभी जो हमने काम किया है, ये पहली लेयर से गुजरने के बाद, ये लेयर 1 से गुजरने के बाद मैंने कहा 32 आउटपुट निकालो, 32 मुख्तलिफ फिल्टर अप्लाई करो। 32 डिफरेंट फिल्टर्स जो हैं वो हमने यहाँ लिखे हुए, इसलिए उसने 32 अप्लाई किए। सर ये फिल्टर किस बेसिस पे अप्लाई करते हैं? फिल्टर की तादाद की बात कर रही हैं या फिल्टर की बात कर रही हैं? सर फिल्टर की। फिल्टर तो एक प्रॉपर्टी है, एक फीचर है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का। उसकी बेस क्या बताऊं मैं आपको, कन्वोल्यूशनल नेटवर्क फिल्टर पे सर चलता है। मतलब ये फिक्स है कि हम जब भी कोई भी मॉडल ट्रेन करेंगे तो वो इससे मतलब लिमिटेड है कि यही फिल्टर्स जो है वो अप्लाई करेगा? हाँ, उसका साइज हमारे कंट्रोल में है, या हमने 3x3 किया हुआ है, आप 5x5 कर दें। ठीक है, आपकी सर इमेज बहुत बड़ी है तो आप 7x7 कर दें, सर 9x9 कर दें। 3x3 का जी तो मतलब ये ना कि वो मतलब फर्स्ट में 3 रोज और 3 कॉलम्स उठाएगा, फिर नेक्स्ट में 3 रोज। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, यही मतलब है। लेकिन सर मतलब जब हम उसको देते हैं ये डाटा इस तरह मतलब ट्रेन करने के लिए, तो वो इमेज को पिक्सल बाय पिक्सल रीड करता है? जी, पिक्सल बाय पिक्सल रीड करता है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। यहाँ पर देखिए ये फिल्टर कैसे चलता है। अब देखते रहे इसको, ये एक आउटपुट जो निकल रहा है ना उसके लिए ये चल रहा है और वैल्यू जनरेट हो रही है। हमने अपनी लेयर में 32 लिखा है, इसलिए ये प्रोसेस 32 टाइम्स होगा, लेकिन हर दफा कर्नल की जो ये रेड वाली वैल्यूज हैं छोटी, ये चेंज होंगी। अगर ये चेंज नहीं होंगी तो फिर तो पूरा प्रोसेस सेम हो जाएगा, सारी इमेजेस एक जैसी आ जाएंगी, कोई चीज चेंज नहीं होगी। तो ये प्रोसेस 32 टाइम्स होगा? क्योंकि हमने वहाँ 32 इमेजेस मांगी है ना उससे, यस सर। समझ आ रही? तो सर हम यस सर। ऐसे कह सकते हैं कि वो एक ही इमेज की जो है वो 32 डिफरेंट शेप्स बना लेगा, ताकि जब भी हम हाँ उसको यूं टेस्ट कर ले, करके तो एक ही, उसको। हाँ एक ही इमेज के वो 32 डिफरेंट फिल्टर्स लगा के उसको हमें दिखा, एक ही इमेज को 32 फिल्टर्स में कन्वर्ट कर लेगा। लेकिन सर इम्पोर्टेंट ये बात मैंने, एक इम्पोर्टेंट बात मैंने क्या बताई है कि ये डाटा के अंदर नहीं हो रहा, कि आप इसको बोलो डाटा ऑगमेंटेशन है, ये मॉडल के इनसाइड हो रहा है। सर हम ये भी कह सकते हैं कि एक ही पिक्चर से ये 32 डिफरेंट किस्म के एजेस निकालना है। जी हाँ जी हाँ, 32 डिफरेंट सर किस्म ये के जो एजेस फिल्टर निकालना। हमने जी फिल्टर बनाया 3x3 का, तो क्या ये लाजमी हम स्क्वायर मैट्रिक्स ही बनाए या 3x2 का भी हो सकता है या नहीं नहीं, 2x3 का? बनेगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स। सर ये 2 साइज का डिफरेंस लाजमी होना चाहिए, 1 का नहीं हो सकता? 2 का डिफरेंस कहाँ पर? यानी 3x3, 5x5, 7x7। हाँ, ये भी ऑड नंबर में भी चलेगा, जी ऑड बिल्कुल ठीक नंबर में चलेगी। ठीक। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आ गई, आगे चलूं? ये सर ये तो पहले भी आई थी। ये जो लास्ट में है ना, जो सबसे लास्ट में, वो समझ नहीं आई मुझे। कौन सी? बोलो 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 बोलो। सर वो जो पेज नंबर 157 है ना, उसके अंदर लास्ट में अच्छा, है लिस्टिंग 5.2 आ रहा फॉर हूँ। स्मूथिंग द प्लॉट्स, वो सबसे मुश्किल लगा, उसकी समझ 5 नहीं आएगी पॉइंट क्या फैक्ट। 5.24 5.24 वो मैंने आज कर रही आगे। हूँ, अभी तक हो रहा है अभी तो। जी अच्छा, मैं देख लेता हूँ एक बार लास्ट में सर, यार। लास्ट में रैप अप से पहले, वो 5.2 फाइन ट्यूनिंग के आगे। तो विजुलाइजेशन 5.4 में आ गया।
5.3 पेज नंबर 157 आगे अच्छा, है। अच्छा। जी। और सर एक बात और मैंने कहनी थी कि हमने जब मैंने फाइन ट्यूनिंग की है ना सर, पिछली दफा की है, तो हाँ। वो फिर भी 90 पे ही रहता है, यानी एक्यूरेसी उसकी 90 ही हो निकली थी। आज दोबारा करने लगी हूँ, अभी तो टाइम लग गया, अभी मैंने स्टार्ट थोड़ी देर पहले किया था, अभी कंप्लीट नहीं हुआ प्रोसेस। तो सर मैं यही सोच रही हूँ कि मेरी क्यों 90 सिर्फ निकल रही है, फाइन ट्यूनिंग के बाद 96 क्यों नहीं हो रही, जबकि मैंने होनी पूरा कॉपी किया है। होनी तो चाहिए, वैसे पता नहीं क्यों नहीं हो रही। आज सर अभी प्रोसेस जारी, क्या पता आज हो जाए। चले हो सकता है आज हो जाए। अच्छा, हम चल रहे थे वापस वहीं पर। सर मैं पूछना चाह रहा था कि ये जो हम फिल्टर यूज करते हैं, ये हम हाँ। हमेशा ऑड वैल्यू में करेंगे या इसको इवन में भी कर सकते हैं? ऑड में करेंगे। ठीक है। ठीक है, ये पहली लेयर क्लियर हो गई सबको? यस सर। सर हमारा आउटपुट 2x2 का मतलब 3x3 का होगा और हमारी 32 इमेजेस बनेगी। 3x3 का इस वाले केस में जो मैंने आपको यहाँ दिखाया, इसमें इस वाले के मेरी बात सुने, ये जो इमेज अभी आपको नजर आ रही है, ये इमेज 5x5 की है। तो इससे ये जो इमेज है, दोबारा देख लें, ये इमेज 5x5 की है। मेरी बात तवज्जो से सुने, ये इमेज 5x5 की है। इस इमेज से जो कन्वर्ट फीचर निकलेगा वो 3x3 निकलेगा। अच्छा, ऐसा हमेशा होगा। अगर ये इमेज 9x9 की होती तो अब कितना आउटपुट निकलता भाई? अब 7x7 निकलता। हर दफा जो है 2 रॉ और 2 Yes, sir. कॉलम जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे अभी मैं बताऊंगा, ठीक है? सर आपने पहले भी बताया हुआ है। अब पहले तो दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ तो डेफिनेटली पहले Yes, sir. बताया हुआ Yes, होगा। यस सर। तो ये उन लोगों के लिए रिवीजन हो रहा है जो छुट्टी कर गए थे या जिनको समझ में नहीं आया था। या हम जैसे जो भूल भी जाते हैं। अच्छा, ये तो हो गई हमारी पहली लेयर। अगली लेयर में हमने एक मैक्स पूल लेयर लगाई है और मैक्स पूल जो है हमने बताया है उसका साइज 2x2 रखें। पहले ये समझें कि मैक्स पूल क्या होता है, उसके बाद जो है ये जो भी नज़र आ रहा है ये मैक्स पूल का काम है कि ये मैक्स पूल जो है वो क्या करता है कि हमारे पास हमाद भाई अपना माइक बंद कर दें यार। अच्छा, म्यूट कर लें भाई जिसके पास शोर है। अच्छा, ये मैक्स पूल क्या करता है, ये मैक्स पूल जितने भी हमारे पास 32 फिल्टर्स आउटपुट में आए हैं हर फिल्टर के अंदर जाएगा और हर 4 में से एक बड़ा पिक्सल सिलेक्ट करके फिल्टर के साइज को छोटा कर देगा। जैसे ये हमारे पास 4x4 का फिल्टर एक कन्वर्ट फीचर निकला है, जैसे हमारे को 32 निकले हैं ना, सपोज ये उनमें से एक है। ये मैक्स पूल क्या करता है, हर 4 वैल्यू पिक्सल्स को सिलेक्ट करेगा ग्रिड को और उनमें से स्मॉलेस्ट जो सबसे बिगेस्ट है उसको सिलेक्ट कर लेगा, बाकी को छोड़ देगा। इस तरह ये क्या करेगा, ये ग्रीन वाले 2 4 7 8 में से 8 को सिलेक्ट कर लिया उसने, येलो वाले में से 3 अगर सिलेक्ट हो गया, बराबर हो अगर दो वैल्यूज तो फिर क्या करेगा? फिर कोई सी भी एक ले लेगा, कोई सी भी सर एक वो ले लेगा। ये डिसीजन कैसे लेगा? अगर मिसाल है डायगोनल के ऊपर 6 और 6 अपर डायगोनल और लोअर डायगोनल दोनों 6 और 6 हैं, तो इसमें से ये फिर कौन सा चूज कर लेगा सर? अपर मतलब जैसे नहीं, फर्स्ट वाली नहीं करेगा, लास्ट वाली करेगा मेरा ख्याल है, क्योंकि फर्स्ट पे तो अभी पहुंचा है, उसको मालूम ही नहीं कि आगे जो है ना इससे बड़ी वैल्यूज आ रही हैं छोटी आ रही हैं। जब वो लास्ट वैल्यू को ट्रैवर्स करेगा तो वो उसको लगेगी कि ये बड़ी वैल्यू है या इसके बराबर की पिछली वैल्यू आ गई। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये 6 पहले वाला या अगले वाला, क्योंकि दोनों की सेम वैल्यू है। भाई वो प्रोसेस आगे जा रहा है ना, आगे जाते जाते उसे समझ में आ जाएगी, पीछे तो नहीं जाएगा ना वापस।
ये कहानी कहीं से तो शुरू करेगा ना, पहले ज़ाहिर है इसको रीड करेगा, अगर रॉ वाइज चलेगा इसको रीड करेगा, फिर इसको रीड करेगा, तभी इसको पता चलेगा कि ये बड़ा। अगर यहाँ पर भी 8 हो और यहाँ पर भी 8, पहले इसको रीड किया, पहले इसको रीड किया, जो आमतौर पर ट्रैवर्स एल्गोरिथम करते हैं। अब ये 8 सबसे बड़ा हो गया, 7 नहीं, अभी 8 सबसे बड़ा है, अभी 8 से 8 पे आया, अभी 8 दोनों बराबर है। अब दोनों में से कोई सा भी सिलेक्ट करना है तो ज़्यादा चांस ये है कि जहाँ खड़ा है वही वाला सिलेक्ट कर लेगा, पीछे क्यों जाएगा। ये मेरा ख्याल है, पता नहीं असल में क्या होता होगा। एवरेज भी ले मालूम सकते नहीं। हैं। हाँ, वरना वो आप एवरेज पुलिंग होती है, एवरेज average एवरेज होता है। पुलिंग कर सकते हैं। एवरेज भी तो 8 ही निकलेगा दोनों का। 8 to 16 होता है ना। इन दोनों का एवरेज नहीं, प्रोसेस पे आना चारों ना, का एवरेज लेगा। चारों का, ह्यूमन ठीक नहीं है कर सर। रहे, ये ह्यूमन नहीं कर रहे। जब कंप्यूटर पे करेंगे तो आगे एक प्रोसेस के तहत चलते हैं, फिर आप वो कहते हैं हाँ, कि या नहीं तो वो आप कहेंगे एवरेज फर्स्ट एवर सिंपल। मैं बताता हूँ ना, सिंपल है कि अगर पहले फर्क 6 आ गया है, आगे भी 6 है, आप पहले से लेंगे 6, अगले को कंपेयर सेकंड पे जाएंगे, अगर देखेंगे इससे बिगर है कि लेस है, वो देखेगा कि जी लेस है तो ओके 6 को रिटेन करेगा। फिर 5 पे आएगा, 6 से कंपेयर करेगा, ओके 6 ग्रेटर है, 6 को रिटेन करेगा। फिर 4th पे आता है 6 मिल एग्जैक्टली जाता है। ऐसे ही। तो उसके बाद फिर वो है कि आप वो आगे उस फिर एल्गो के अंदर लिखा होगा कि उसकी एवरेज भी ली जा सकती है, या अगर पहला है तो उसको रिटेन लिया जा सकता है, या इसको ड्रॉ, वो डिफरेंट वेज हैं फिर वो एल्गो को जो है ना इंप्लीमेंट करने के लिहाज से। तो इसके वेज होंगे कि आप कोई भी एक उसको एवरेज भी हो सकता है, पूलिंग हो सकती है, आपका फर्स्ट भी हो सकता है, लास्ट जो फाइंड है वो भी हो सकता है। दैट्स ऑल प्रोग्रामिंग। लेकिन ये हमारा मसला तो नहीं ना, ये तो मशीन का ही मसला है, वो हल कर लेगी। जी एट प्रेजेंट हाँ, आपका तो मसला भाई नहीं है, मशीन लेटर का ही ऑन अगर मसला है आप ना। एल्गो आपसे जी कौन जी कह रहा है कि आप मैक्सपुल खुद करें। नहीं एट प्रेजेंट नहीं है, लेकिन जब आपने एल्गो डिजाइन करने हैं, जब आपने एल्गो डिजाइन करने हैं तो फिर आपका मसला होगा। अगर आपने सिर्फ इस लेवल पे यूजर लेवल रहना है, जैसे अभी है, मतलब इसको यूज करके आपने एल्गोरिथम को नहीं छेड़ना, तो फिर आपका मसला नहीं है। नहीं देखिए, आमतौर पे ट्रैवर्स एल्गोरिथम का तो यही फंक्शन हमने पढ़ा है, मेथड इसी तरह पढ़ा, जिस तरह आपने बताया, मैंने बताया। तो ट्रैवर्स आगे जब तक पूरा जो है ना डाटा खत्म नहीं हो जाएगा, उस वक्त तक वो डिसाइड नहीं कर पाएगा कौन सी वैल्यू वाकई में बड़ी है। एग्जैक्टली। तो चलें, बहरहाल मैक्स पूल तो समझ में आ गया ना। अच्छा, इस मैक्स पूल से कितने फायदे हमें हासिल होते हैं, क्या क्या जो है ना बरकतें आती हैं इसमें। मैक्स पूल से जो है सबसे पहला फायदा तो ये होता है कि इसमें जो हैवी फीचर्स होते हैं जी, पैरामीटर 0 हो जाते हैं। हाँ, जो हैवी फीचर्स आते हैं वही रिटेन होते हैं, बाकी जो फीचर्स हैं, जो लाइट फीचर्स हैं, वो ड्रॉप हो जाते हैं। एक तो बात ये होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और हाईली इफेक्टेड होती है, वो ये होती है कि भाई मैक्स पूल की वजह से जो हमारे जो साइज आया होता है, इसका साइज जो इमेज में हमने 32 फिल्टर्स निकाले हैं, उनके साइज बड़े बड़े हैं। हमारी इमेज 28 बाय 28 की है, तो हमारे फीचर का साइज कितना होगा भाई, आप लोग बताएं। क्या सर, एक दफा तो फिर बताइएगा आपने क्या पूछा? हमारी इनपुट इमेज 28 बाय 28 की थी, उससे जो 32 फिल्टर्स निकले हैं, हर एक फिल्टर का साइज नहीं पहले कितना होगा, 26 होगा, दो कम हो गए ना। 26 इज अब 26 जो है वो बड़ी इमेज है, लेकिन मैक्स पूल उसको रिड्यूस करके कितना 13 बाय 13 यानी 50% पे ले आता है। तो जितने पिक्सेल्स कम होते जाते हैं, ज़ाहिर है फिर पैरामीटर की वैल्यूज भी जो है उसी हिसाब से कम होती चली जाती हैं। सर हमारा तो इन्फॉर्मेशन लॉस हो रहा है। नहीं, कैसी इंफॉर्मेशन लॉस हो रही है? देखो, जो हाईएस्ट वैल्यू थी वो तो रिटेन करी आपने सर, मगर इन्फॉर्मेशन तो 5 वाला भी कुछ ना कुछ दे रहा है और 1 भी दे रहा है। तो ज्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन कौन सी होगी? सर अगर वो 6 नंबर वाली इंफॉर्मेशन दे रहा है तो जरूरी नहीं कि वो 5 वाली भी अगर हम हटा दे तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, शायद 5 वाली भी इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि तो ये तो एजेस निकाल रहा होता है। ये आपका ख्याल तो हो सकता है, लेकिन चूंकि प्रोसीजर जो है वो टेस्टेड है, वेरीफाइड है, इसका मतलब ये है कि दे आर डैम श्योर कि जो बड़ी पिक्सल वैल्यू होगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अगर ऐसा होता तो फिर कभी भी मैक्स पूल का ये प्रोसीजर इम्प्लीमेंट नहीं होता। डेफिनेटली हमारा ख्याल तो हो सकता है कि हाँ सर ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, बट जब चूंकि इंट्रोड्यूस हुआ है एक फीचर और इम्प्लीमेंटेड है और रिजल्ट दे रहा है, टेस्टेड है, तो इसका मतलब ये है कि वो, इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो 5 वाली वैल्यू जो है वो कम वेटेज की होगी, बेहतर वैसे भी होगी, फीचर लेकिन उसके एक्सट्रैक्शन है
फीचर एक्सट्रैक्शन है, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जो है जब फर्स्ट टाइम कर्नल की वैल्यूज हैं ये 5-6 हैं, हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये 0 हो जाए कि कर्नल की वैल्यू 0 आई तो वो उससे ऊपर वाली उठा ले, तो इसलिए वो 32 फीचर्स जो आप फाइन ट्यूनिंग करते हैं 32 लिए हैं, या हो सकता है सम टाइम 64 हर लें तरह या का हर तरह की वैल्यू आ जाए तो उसकी, हर तरह का फीचर आ जी जाए। वो हर तरह के आ सर जाएंगे, ये एक सर पर्टिकुलर आई थिंक इंस्टांस हम है। ना एल्गोरिथम के डिस्कस में चले गए हैं, तो आई थिंक हमने एल्गोरिथम नहीं था लिखना, ये मेरा ख्याल है भाई लोग सारे एल्गोरिथम को जांचने के वो बनाना कैसे है, कर क्या रहा है वो, हमें जस्ट अप्लाई करना है आई थिंक, तो हमें आगे नहीं चलना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो जिस तरह सज्जाद भाई ने बात करी बिल्कुल ठीक बात है कि अभी इस दफा ये आई है ना, तो हो सकता है अगला जो 32 में से जो सेकंड नंबर का होगा उसके अंदर मैक्सिमम यहाँ पे आ जाए, तो ये वाला शामिल हो ही जाएगा। अच्छा जी, तो सर एक सवाल है, ये मैक्स उसमें कन्वोल्यूशन में हमने 3/3 मतलब ऑड नंबर पे चल रहे थे जब हम फिल्टर लगा रहे थे, और मैक्स पूल में हम इवन नंबर पे आ गए, तो क्या यहाँ पे इवन ही हम चलाएंगे जैसे नहीं, 2/2 यहाँ पे इवन और ऑड दोनों चला सकते हैं। ठीक है, लेकिन थैंक यू होगा, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद फिर एक और कन्वोल्यूशन लेयर लगी हुई है। अब जो कन्वोल्यूशन लेयर है उसके आगे कितना लिखा हुआ है, 64 लिखा हुआ है, और इसके इनपुट कितने होंगे, इसके इनपुट अब ये 32 यहाँ आ जाएगा, तो एक अब यहाँ पर एक इनपुट इमेज थी, जहन जरा गौर करिएगा, और यहाँ पर अब 32 फिल्टर्स जो हैं वो इनपुट आ रहे हैं और उनसे 64 निकल रहे हैं। अब 32 से 64 निकल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये 32 जो है हर इससे कितने निकल रहे हैं 64, इससे भी कितने निकल रहे हैं 64, इससे भी निकलेंगे 64, ठीक है भाई, और हर एक से जो है वो 64 जो है वो फिल्टर निकलेंगे, तो बहुत सारे फिल्टर हो जाएंगे, बहुत सारे फिल्टर जो है ना वो जनरेट हो जाएंगे। तो अब आ जाते हैं वो पैरामीटर वाली बात के ऊपर कि भाई पहली कन्वोल्यूशन लेयर से निकलने के बाद इमेज साइज रिड्यूस हो गया और एक से हमारे पास 32 इमेजेस जो हैं वो निकल आई और साइज रिड्यूस हो गया, 320 पैरामीटर्स जो है वो जनरेट हुए। अब पैरामीटर्स कैसे जनरेट हुए, क्योंकि हमारे पास जो इनपुट इमेज है, इनपुट इमेजेस को मैं आसान जबान में लिखता हूँ, नंबर ऑफ इनपुट इमेजेस, ये ज़्यादा बेहतर है। कितनी इनपुट इमेजेस हमने दी हैं ये, और किससे मल्टीप्लाई होता है कि हमारे पास जो है आउटपुट जो है वो कितने हैं, मैं कह सकता हूँ उसको नंबर ऑफ आउटपुट इमेजेस, ठीक है, और जितने आउटपुट इमेजेस हैं फिर उतने हमारे पास बायसेस जो हैं वो शामिल हो जाते हैं, कर्नल साइज भी मल्टीप्लाई करना। हाँ, और एक चीज और रह गई कि हमारे पास जो है वो कर्नल साइज, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ आउटपुट पैरामीटर्स का जो है फॉर्मूला बनता है। और पहली लेयर के केस में हमारे पास एक इनपुट इमेज थी जिसको हमने मल्टीप्लाई कितनी इमेजेस से आउटपुट मांगे, अब 32, और कितना हमारा कर्नल साइज था 3/3 यानी 9, ठीक है, और आपके पास फिर हमारे पास प्लस जो है वो 32, तो ये कितने बन गए हमारे पास 32 × 9 कितने होते हैं अभी 320 188 होते हैं, और फिर प्लस जो है वो 32 के अंदर हो जाएंगे, नहीं भाई 188 288 हाँ 288 प्लस 32, तो ये हमारे पास 320 पैरामीटर जो है वो जनरेट हुआ। लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली ये मैक्स पूल लेयर कोई पैरामीटर जनरेट नहीं करती। अगले में जो है हमारे पास 18,496 पैरामीटर जनरेट हुए हैं, इसकी भी कैलकुलेशन देख लें, इसी फार्मूले के तहत चलें। अब नंबर ऑफ इनपुट इमेजेस कितनी बताई मेरी, अगली लेयर में कितनी हो गई
जी भाई आप लोग बताएं। 32 अगली लेयर में हमारे पास 32 32 इनपुट इमेजेस हो गई और आउटपुट इमेजेस हमारी कितनी हो गई? 64 हो गई। और कर्नल साइज हमारे पास 9 है। जब इसका जवाब आ जाएगा तो हम इसके अंदर कितने ऐड कर देंगे भाई? 64 बायसेस ऐड कर देंगे। जरा मल्टीप्लाई करके आप लोग पैरामीटर्स चेक कर लें। 18,492 ये था ना? हाँ 96 पैरामीटर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? 32 बटा 64 बटा 9 प्लस 4 सही आ रहे हैं बिल्कुल। 18,496 ठीक है भाई। तो ये इस तरह हमारे जो है नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो है वो कैलकुलेट हो जाते हैं। अगली वाली भी आप लोग कैलकुलेट कर लें। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था y = x + w भी शायद। y = मुझे याद नहीं आ रहा फॉर्मूला। y = x + w b। नहीं y = mx + b होता है ना। y w x + m क्या चीज है सर? याद नहीं आ रहा मुझे। m हटा के w लिखते हैं। वेट मल्टीप्लाई होता है इनपुट से उसके आगे। पूछना क्या चाह रही हैं ये बताएं ना। ये यही फार्मूला है असल में अगर कि नहीं? उधर वेट और आउटपुट और बाइस है। नहीं ये वाला डिफरेंट है सर। ठीक है सर। ये पैरामीटर्स पे कैलकुलेशन का फार्मूला। ठीक है सर हमारा जितनी आउटपुट चाहिए होती है उतने ही हम नंबर ऑफ बाइसेस भी देते हैं। हाँ क्यों नंबर ऑफ बायसेस उतने क्यों होते हैं भाई? क्योंकि हर नोड के ऊपर एक बायस बनता है ना, तो हर फिल्टर के ऊपर एक बायस बनेगा। और हम जब 32 फिल्टर दे रहे हैं तो 32 बायस आएंगे, जब 64 फिल्टर दे रहे हैं तो 64 बायस आएंगे। जितने फिल्टर होंगे उतने बायस होंगे। जी ये बता दें कि बायस होता क्या है स्पेसिफिकली? बायस स्पेसिफिकली होता क्या है ये बहुत पुरानी क्लास में जाना पड़ेगा हमें शुरू में। चले फिर भी मैं बता देता हूँ। वैसे बायस का मतलब आपके जहन में बायस का मतलब क्या होता है? सर बायस का मकसद यही हो सकता है कि कोई एरर मतलब बायस का वैसे जनरली बायस किसे कहते हैं? सर बायस का ओपिनियन होता है यानी कि सही मतलब कहते हैं शायद वेट को कहते हैं सर। वन साइडेड को एक्चुअल में बायसेस मतलब एक साइड पे बायस कर हो जाना या अलग तासुब नहीं, तासुब गलत वर्ड है। इसको कहते हैं उर्दू में जानिबदार हो जाना। जानिबदार किसी की साइड लेना। यस सही है। वो तासुब कोई है ना? अच्छा नहीं तासुब अलग है, जानिबदार होना। अच्छा तासुब जो है ना वो किसी और उसमें जाता है। जैसे आप जानिबदार होने का मतलब ये होता है कि दो मेरे दोस्त है ना, तो उसमें अगर जो है ना किसी एक की तरफ मेरा झुकाव ज्यादा है, दोनों ही मेरे दोस्त हैं, इसी चीज को तासुब कहते हैं। मेरा झुकाव ज्यादा नहीं तासुब तो लड़ाई उसमें आ जाता है। चलें छोड़ें तासुब को। इधर आते बायस को बायस कहते हैं। ठीक है। अच्छा मैं क्या बताने जा रहा था। देखिए बायस क्या होता है, मैथमेटिकली बायस क्या होता है। अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस ली हो Q2 में, वहां पर समझ में आती है बात, मैंने समझाई भी है। सर नहीं ली थी। अच्छा चले मैं बता देता हूँ। जी सर आपने बताया था बायस का। देखो होता क्या है लेकिन हमने क्लास नहीं ली। देखिए ये एक मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। कोई मुझे बता सकता है कि इसकी इक्वेशन क्या होगी? सर y = mx + c। लीनियर हाँ लीनियर इक्वेशन है। y = mx + c mx + b + c या b कुछ। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो इक्वेशन है इसकी इक्वेशन होगी y = mx बस। अच्छा ये c जो होता है, ये जो c यहाँ पे होता है ये क्या होता है? नहीं कांस्टेंट के लिए नहीं होता। ये जो c यहाँ पे होता है इसी को बायस कहते हैं। क्या?
अभी आप पहली दफा आप सुन रहे होंगे फिर क्या बात कर रहे हैं, इसी को बायस कहते हैं। अब मैं बताता हूँ कैसे बायस कहते हैं। जब इसकी वैल्यू अगर 0 हो गई तो ये गायब हो गया, जब ये गायब हो गया तो इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू यानी mx। लाइन सेंटर से पास हो रही है, लाइन ओरिजिन से पास हो रही ओरिजिन है। सॉरी। अच्छा, जब लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx। इसका मतलब है वहां कोई बायस नहीं है। अब अभी आपको समझ नहीं आएगा, एकदम से समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर इस इक्वेशन में मैं कह रहा हूं कि x, समझना मेरी बात जरा गौर से, x की वैल्यू 0 हो जाए तो भाई y कितना हो जाएगा? y सर वो भी y भी 0 हो जाएगा। यस जीरो हो सर। जाएगा। अब मुझे ये बताओ, जब x 0 है तो y भी 0 है, यानी x की वेटेज 0 है तो y की वेटेज 0 है। बताओ दोनों में कोई बायस है? नो सर। नहीं है। अच्छा, अब No, मुझे sir. ये बताओ कि अगर y इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हो 2x प्लस 2, अब अगर x की वैल्यू 0 हो जाए तो y की वैल्यू कितनी होगी भाई? 2 हो जाएगी सर। 2 हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि दोनों में बराबरी नहीं है। y की वैल्यू में बायस जो है वो कितना है? 2 है। अब ग्राफ पे समझाता हूँ, फिर इसको एक आसान सी मिसाल से भी समझाऊंगा। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, एक नया ग्राफ जो है ना लेता हूँ, लाइन थोड़ी सी बड़ी कर लूँ। जब इंटरसेप्ट 2 है तो ये इंटरसेप्ट कहाँ से शुरू होगा भाई? 0 से, यहाँ से? 2 से होगा, ऊपर से। यहाँ से शुरू होगा। इसका मतलब ये है कि जब x की वैल्यू 0 है तो y तो ऑलरेडी 2 पे खड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि I am in favor of 2, I'm in favor of y at point 2। मैं इतना y के लिए क्या हुआ हूँ? बायस हुआ हुआ। यानी कि अब मैं मिसाल देता हूँ आपको, ठीक है? अब एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ कि मैं आप में से किसी 2 बंदों का इंटरव्यू कर रहा हूँ और दोनों से इंटरव्यू के क्वेश्चन जो हैं, अलग अलग इंटरव्यू करूंगा या दोनों का एक साथ इंटरव्यू करूंगा, और मुझे क्वेश्चन की जो है ना वेटेज जो है और क्वेश्चन की नेचर जो है वो दोनों की एक तरह की है, लेकिन एक जो है वो क्या है, मुझे शक्ल से जरा ज़हीन नजर आ रहा है। तो ये मेरा दिमाग कह रहा है कि वो बंदा जो है ना वो इंटरव्यू पास कर लेगा, ठीक है? मेरी इस चीज का इफेक्ट जो है उससे सवाल पूछने पे पड़ रहा है, ठीक है? इसका मतलब ये है कि इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही मैं थोड़ा बहुत इस बंदे के लिए क्या हो चुका हूँ? बायस हो चुका हूँ, ठीक है ना? अब एक और मिसाल से समझिए, ठीक है? मैं आमतौर पे रिग्रेशन प्रॉब्लम होता है ना, ये बिल्कुल फिट एग्जाम्पल मैं आपको देने जा रहा हूँ कि भाई मैं यहाँ पर मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई ये इक्वेशन है, ठीक है, कि जब जो है y की वैल्यू, या एक इक्वेशन मैंने यहाँ लिख दी है, ये इक्वेशन ले लेता हूँ, y इज इक्वल टू 2x, कि भाई एक बंदा है, ठीक है, जब वो समझ लो कि भाई 2 रोटियां खा लेता है। कितनी रोटियां? 2 रोटियां खा लेता है, तो वो कितने किलोमीटर दौड़ लेता है? वो 4 किलोमीटर दौड़ लेता है। समझिएगा बात, ठीक है? ये एक रिलेशन है कि इसको 2 रोटियां खिलाओ तो इसके पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि ये 4 किलोमीटर जो है वो दौड़ लेता है। ओके, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो बड़ा सिंपल बनेगा, 0 से शुरू होगा और चलता चला जाएगा। यहाँ तक सब एग्री है? यस सर। यस सर। अब मसला ये हुआ कि भाई जब उसको 2 रोटियां खिलाई गई तो वो बेचारा 4 के बजाय जो है वो 7 किलोमीटर भाग गया। तो ये क्या हुआ? ये 2 रोटियां खा के तो ये 4 किलोमीटर भागता था, ये 7 किलोमीटर कैसे भाग गया? ये इसलिए भाग गया भाई
कि जिस वक्त वो ग्राउंड में भागने के लिए आया तो क्या वो मुर्दा था, डेड था? नहीं भाई नो नहीं, सर। उसके पास फिर उस वक्त कुछ एनर्जी तो थी ना भाई, जिंदा आदमी था, चल फिर रहा था, तो कुछ यस सर। एनर्जी थी। तो इसका मतलब ये इसके भागने का ग्राफ यहाँ से शुरू नहीं होगा, इसका वाई यहाँ से शुरू होगा कि ऑलरेडी उसके पास जो है वो कुछ एनर्जी जो है पहले से क्या है, मौजूद है। वो 22 वाली एनर्जी है जो पहले से क्या हुआ है, उसके पास जो है वो ये वैल्यू ऐड है, जो जीरो होने पर भी उसके पास इतनी एनर्जी मौजूद है कि वो जीरो होने पर भी अगर मैं जीरो डाल दूं तो y की वैल्यू 3 है। इसका मतलब ये है कि अगर उसे रोटियां ना भी खिलाता तब भी उसके पास अपने पास पहले से 3 किलोमीटर चलने की एनर्जी जो है वो मौजूद है, इस वजह से वो 22 है। इसलिए इसका ग्राफ जो है वो कहाँ से शुरू होगा भाई, यहाँ ऊपर से शुरू होगा। लेकिन सर अगर x की वैल्यू माइनस हो जाए तो फिर तो ये हाँ। छोटा कम हो जाएगा, माइनस एनर्जी कम हो जाएगी इसकी, x की वैल्यू माइनस हो जाए। अच्छा, रियल वर्ल्ड के अंदर जो एग्जांपल में दे रहा हूँ उसके अंदर माइनस इंप्लीमेंट नहीं हो सकता ना, एनर्जी निकाल नहीं सकते उसके अंदर से। ठीक है सर। किसी यानी कि इसमें किसी सिर्फ और जगह पॉजिटिव तो डालेंगे। हाँ किसी और जगह फिट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं कर सर हो सकता है कोरोना हुआ तो हो सकता है सर। सर मेरे में आगे बढ़े सर, मेरे ख्याल में ये ऑलरेडी इसका बहुत चैप्टर काफी पड़ा है, टाइम ऑलरेडी 1 घंटा गुजर चुका है। लेट्स मूव ऑन। ठीक है, होपफुली बात तो समझ में आ गई ना 22 वाली। अब आगे चलते हैं। यस सर। सर 22 और वेट एक चीज नहीं है, यानी कि क्या चीज? वेट्स और 22 अलग अलग सेपरेट चीज है। वेट और 22 अलग अलग चीजें, लेकिन इन दोनों को कंबाइनिंगली वेट भी कहा जाता है या पैरामीटर भी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा जी, तो ये होगी। उसके बाद जो है अब यहाँ पर जो कह रहे थे ना डाटा लिया नहीं पता कैसे चलेगा, तो अभी तो हमने स्ट्रक्चर बना लिया था ना, अब यहाँ पर से डाटा दे रहे हैं। हमने यहाँ पर क्या किया, अच्छा एक इम्पोर्टेंट ये है कि इस कन्वोल्यूशनल लेयर के बाद जो है ना वो आपने क्या लगानी है, प्रेडिक्शन कराने के लिए जो है वो आपने डेंस लेयर लगानी है। और डेंस लेयर में आउटपुट चूंकि कैसा जाता है, वेक्टर जाता है, इसलिए हमारा जो भी आउटपुट यहाँ से निकलेगा इस वाली लेयर से, उसको आगे जो है ना हमने फ्लैट कर देना है ताकि वो वेक्टर बन जाए। ठीक है, बात समझ आ रही? यस सर। हमने इसको फ्लैट कर देना है और फिर आगे डेंस लेयर लगा के हमने आउटपुट जो है वो निकाल लेना है। अब डाटा देने के लिए वही हमने इंपोर्ट कर लिया कैटेगोरिकल की वन आउट इनकोड करने के लिए, कैटेगरी ले लिया, हमने लोड किया, ट्रेनिंग डेटा, टेस्टिंग डेटा सब कुछ आ गए। ये हमने रीशेप कर लिया उसको, पूरे टेंसर को 60,000 28, 28, 28 255 से डिवाइड कर लिया यहाँ। और लेबल्स को हमने कैटेगोरिकल के थ्रू जो है वो वन आउट इनकोड कर दिया। ऑप्टिमाइजर इस्तेमाल किया, ट्रेनिंग इमेजेस दी, ट्रेन लेबल दिए, ईपॉक चलाए, बैच साइज 64 हमारे पास फिट में जो है वो आ जाए। बाद में हमने इसको इवेल्युएट कर लिया टेस्ट डेटा के ऊपर, 99.08% एक्यूरेसी पहले से जो है वो बढ़ गई है, 97 से लेके 99 पे चली गई है। अब इस कन्वोल्यूशन में अभी बहुत 100% आ सकती है जी, 100% आ जाती है, कोई इशू नहीं। टेस्ट में भी आ सकती है, ट्रेनिंग में भी आ सकती है, बस ट्रेनिंग और टेस्ट में गैप नहीं होना चाहिए, डिफरेंस नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा। अब कन्वोल्यूशन ऑपरेशन में जो भी हमने बातें करी फिल्टर की, ये फिल्टर किस तरह ट्रैवल करता है वो ये बात है। ठीक है, उसके बाद हमने कन्वोल्यूशन में जो है ये किन किन चीज़ों पे कन्वोल्यूशन लेयर डिफाइन होती है। साइज ऑफ पैचेस, ये फिल्टर का अपना कर्नल का साइज क्या होगा, 3x3 रखें, 5x5 रखें, हमने 3x3 यूज किया। डेप्थ ऑफ द आउटपुट फीचर मैप, आउटपुट कितने निकालने, हमने 32 और 64 निकाले, इससे लेयर बनती है। अच्छा, ये किस तरह मल्टीप्लाई होते हैं कर्नल के साथ और आउटपुट फीचर देते हैं। अंडरस्टैंडिंग द बॉर्डर इफेक्ट एंड पैडिंग, ये समझ लें। नोट दैट द, ये इंपॉर्टेंट लाइन पढ़े, आउटपुट विड्थ एंड हाइट में डिफर फ्रॉम द इनपुट विड्थ एंड हाइट। आउटपुट की जो हाइट और विड्थ है वो इनपुट की विड्थ और हाइट से डिफर कर सकती है और हो रही है। हमने देखा दो साइज कम हो रहे हैं, उसके दो रीजन है, एक तो बॉर्डर इफेक्ट है और एक यूज ऑफ स्ट्राइड्स है। बॉर्डर इफेक्ट क्या है, इसी जो ये इसने मैट्रिसेस दिखाए हैं ऊपर सर, ये रेक्टेंगुलर शेप्स, ये वाले, इसको मैंने समझने की कोशिश की लेकिन ये इसकी कोई रेलेवेंस नहीं बन रही। अगर एंड्रयू निक का अगर देखें ना तो वो ज्यादा समझ आता है, लेकिन इसकी समझ नहीं आती। और उसके ऊपर एक नोटेशन दी हुई है जो वो कह रहा है कि i + j - वो ये वाली नोटेशन समझने की
जी जी, ये लाइन, ये 2 लाइनें और ये जो शेप्स नहीं हैं। नहीं, ये इसने यही समझाने की कोशिश की है जो हम पढ़ रहे थे ना, बस नोटेशनल फॉर्म में लिखा हुआ है कि भाई उसकी जो है ना i-1, अब उसका जो भी रॉ नंबर होगा ना उससे एक एक नीचे जो है वो जाता रहेगा, उस तरह एक तरफ बढ़ता रहेगा, एक तरफ कम होता रहेगा। ये सर उसने जो कन्वोल्यूशन की विंडो स्लाइड की है उसके ऊपर, हाँ हाँ ठीक है, उससे ये बता रहा है कि मतलब द वेक्टर आउटपुट आई जे, और मतलब ऑल आपकी जो है इन डेप्थ जो है, ये डेप्थ हो गया ना सर, आई जे और फिर आगे डेप्थ हाँ, कम्स फ्रॉम 3D पैच इनपुट। सर ये ये जो इसको हमने थोड़ा सा 3D इसमें ये जो 3D इनपुट दिया है उससे ये आउटपुट निकल के आएगा जो हमारा जी जी जी, यही इसी को थोड़ा इसको सा उसने जनरलाइज किया, लेकिन मैं उसको ना इंटरप्रेट नहीं कर पाया। और दूसरा जो है ना, अगर हम इसी उसने कहा कि यही जो प्रोसेस है ये फिगर में दिखाया है, चले अगर फिगर थोड़ा समझ आ जाए, फिगर भी नहीं समझ आ रही सर, ये जरा अच्छा बताएंगे फिगर फिगर में देखते हैं, फिगर में देखते हैं। ये हमारे पास विड्थ और हाइट है और हमारे पास डेप्थ है, यानी 2 इमेजेस हैं, इनपुट फीचर मैप है। उससे अब ये क्या किया है, 3x3 इमेजेस है इनपुट या पेज। एक इमेज है? नहीं, ये जो है ये मैं इस तरह से 2 इमेज, ये एक ये एक ही क्या लग रही है होगी, सर, नहीं मैं बता रहा हूँ, एक आपने बताया था अभी, जो मैं आपने बता अभी रहा हूँ, समझाया ये वही है। हाँ मैं बता रहा हूँ कि ये डेप्थ इसकी 2 है ना। डेप्थ 2 का मतलब क्या होता है कि जो वहाँ पर टू बाई यानी 2D मैट्रिक्स एक दूसरे के पीछे हैं, यही होती है ना डेप्थ। यस सर। यानी कि ये हमारे पास एक इमेज है और इसके पीछे जो है अगर मैं कहूँ तो ये हमारे पास जो है वो दूसरी इमेज है, ठीक है। एक इमेज, एक ये 1 हो गई और इसके पीछे वाली जो 2 हो गई, तो इस वजह से मैं इसको डेप्थ क्योंकि 2 आ रही है, अब इसमें 28 यूं कहते हैं ना, 2,28/28, तो 2 डेप्थ होती है, 28/28 रॉ एंड 28 कॉलम की कितनी मैट्रिसेस हैं, 2 मैट्रिसेस हैं। तो ये डेप्थ क्योंकि 2 आ रही है, मैं इसको 2 इमेजेस कह रहा हूँ। या चले सर आप डेप्थ अगर एक्सिस तो पूरे आपका सर मतलब सेकंड एक्सिस होता है ना, 0 1 2, यानी कि सेकंड एक्सिस डेप्थ एक्सिस है ना सर? नहीं नोटेशन की वो बात तो है। वो रोज होती है सेकंड वाला, वो और थर्ड वाला कॉलम वो सर आरजीबी को नहीं कहते फर्स्ट डेप्थ सैंपल होता है मैं आपको लास्ट। बताता हूँ कि डेप्थ एक्सिस जो है ना, मेरी बात वो गौर से पहले सुनो। वाला होगा सर, वैसे पहले वाला होता है, उसके बाद नहीं, फिर आगे फिर हो जाएगा। आम तौर पे मैं आपको जो बात कहने जा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है कि डेप्थ एक्सिस का ताल्लुक जो है वो एंगल ऑफ व्यू से होता है। अब मैं समझाता हूँ कैसे होता है। ये अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, भाई ये वाली टेंसर नजर आ रहा है हमें। अगर मैं इसको इस तरफ से देख रहा हूँ ना, 2 1 2 1 2 4 9 4, तो मेरे पास ये 4/4 की एक मैट्रिक्स है और इसके पीछे 4/4 की दूसरी मैट्रिक्स है। तो इसकी डेप्थ जो है वो कितनी आ जाएगी, 2 और सर 4/4 देखें ना की सर, 2 ये मैट्रिक्स। देखें ना सर, लेकिन ये अगर मैं 4 इसको यहाँ 4। से हाँ यही मैं कह रहा हूँ, अगर मैं इसको यहाँ से देखूँ, इधर खड़े होके, इस जगह खड़े होके यहाँ से देखो, तो ये क्या है, अब हमारे पास ये क्या क्या बन जाएगी भाई, 4 रॉस 2 कॉलम्स और डेप्थ कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4। अगर मैं इसको ऊपर से देखूं, ठीक है, तो हर जगह से देखने से जो डेप्थ है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मेरी बात अगर आपको समझ में आई हो कि ये एंगल ऑफ व्यू से जो है ना वो चेंज होता जाता है कि भाई आपने हाथ में जो है ना एक बड़ी सी जो है ना कोई स्टिक पकड़ ली है चकोर सी, अब उसको आप फ्रंट करके देखें बिल्कुल फ्लैट लेटा के, तो आपको
सामने छोटा नजर आएगा और स्टिक डेप्थ में लंबी हो जाएगी, और आप उसको हॉरिजॉन्टली फ्लैट करके देखेंगे तो वो कुछ और तरह से नजर आएगी। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप जो है का एंगल ऑफ व्यू जो है वो क्या है टेंसर को देखने का। लेकिन सर मैं एक बात कहूँगा यहाँ पे, ये जो बुक वाले जी ने जी जो एग्जांपल दी है ये बिल्कुल रेलेवेंस नहीं बनती उसकी, जो कि हमें ये एमएनएस का एक फीचर मैप ले रहा है, मतलब उसके साथ बिल्कुल रेलेवेंस नहीं है इसकी सर, ये उसने ऐसी उठा के लगा दी, यानी कि उसकी बिल्कुल सर अभी रेलेवेंस आपने नहीं बन रही। 5x5 का पढ़ाया था कि 5x5 में से 3x3 का वो निकालता है, वो फिल्टर करता है, ये वही नजर आ रहा है मुझे तो। नहीं शोको भाई कुछ और कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो 28 वो में ऊपर वाली तो ये 5x5 का, तो एक्चुअली अगर 28 का लेता तो इस बुक पे उसको समराइज करना, असल में एक्चुअली उसने वो स्मॉल लेके इमेज थोड़ी उसने कंसेप्ट या में इमेज, पिक्सल हाँ उसने एग्जैक्टली वो ये है कि इमेज 28 पिक्सल जो है ना वो 28 के छोटा हो बजाय जाता है। जी 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 चले आगे चलते हैं। सर तो बॉर्डर इफेक्ट ऐसे, सर एक मिनट ऊपर कीजिएगा जरा जी। सर इसने यही किया हुआ है ना, ये देखिए एक जो बड़ा वाला ब्लॉक है उसमें से इसने 3x3 के पैचेस लिए हैं, उसका फिर डॉट प्रोडक्ट लेकर आउटपुट देता है, आउटपुट डेप्थ जो मतलब इसका आउटपुट जो है फिर उसको मिलाकर इसने एक फीचर मैप बना दिया नीचे वापस उसको। ठीक, हाँ यही हुआ है सर जो आपने अभी समझाया था कि 2 रोज और 2 कॉलम्स निकल जाएंगे, वो वैसे ही किया हुआ है उसने, और फिर 3x3 का वो बन गया है, क्या कहते हैं 9 आ गया। अरे इस पे मट्टी डाल दें, छोड़ इधर आ समझ में आ गई ना बात। सही बात है। अच्छा बॉर्डर इफेक्ट जो है वो क्यों आया है, सारे जब वो स्लाइड करता हुआ जा रहा है तो स्लाइड करते हुए जाने की वजह से भाई कुछ चीज़ों की वजह से उसे प्रॉब्लम आया है कि वो यहाँ तक तो पहुँच जाता है कि जब वो इस वाले यहाँ पहुँचेगा, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कर लेगा, यानी एक दफ़ा और 3 दफ़ा, ये चौथी और 5वीं दफ़ा जो है वो नहीं चल पाएगा, इसलिए ये 2 रॉ जो है 2 कॉलम शामिल नहीं हो पाएंगे। इसी तरह जो है यहाँ से यहाँ तक भी कर लेगा और यहाँ से यहाँ तक भी कर लेगा और यहाँ से यहाँ तक भी कर लेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक नहीं कर पाएगा, तो इस वजह से ये दोनों जो है यहाँ से माइनस हो जाएंगे। तो हर दफ़ा 2 रॉ और 2 कॉलम जो है वो उससे हमारी इमेज डिक्रीज हो जाती है साइज में। एक तो ये होता है बॉर्डर इफेक्ट की वजह। दूसरी वजह क्या होती है, दूसरी वजह ये हो सकती है कि अगर हम बॉर्डर इफेक्ट जो है वो नहीं चाह रहे कि बॉर्डर इफेक्ट हो तो हम पैडिंग लग लेते हैं। पैडिंग में क्या करता है वो कि वो 2 रॉ और 2 कॉलम जो है वो ऐड कर देता है। मैं यहाँ दिखा देता हूँ पैडिंग को पहले, ये इस तरह जो है पैडिंग हो जाती है हमारी इमेज की। तो इन दिस केस क्या है कि ये अब जो है ये आखिर वाली ये भी जो है वो शामिल हो जाती है और शुरू में एक रॉ इधर भी जो है ना शामिल हो जाती है, तो 3-3 का बैच जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इस वजह से हम अब अगर बॉर्डर इफेक्ट को ख़त्म करना चाह रहे हैं तो हम पैडिंग इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमारी इमेज का साइज छोटा नहीं हो ड्यूरिंग फीचर मैपिंग। हाँ मैक्स पूल उसको छोटा करते हैं वो और बात है, सेम रहे, ठीक है। और सेम करने के लिए हमें सिर्फ यहाँ पर एक आर्गुमेंट पास करना है सेम का। सर जब हम बॉर्डर इफेक्ट आ रहा था जी तो जब हमने क्या पूलिंग करते थे तो हमारे पास हर उसमें वैल्यू आ जाती थी, हर बॉक्स में वैल्यू आ जाती थी। अब जब नीचे वाले 3 या नीचे वाले लास्ट 2 देखें तो इनमें से तो फिर फर्स्ट वाले में तो है ही 0, फिर उसकी जगह क्या आएगा मैक्स पूलिंग के वक्त? किस जगह की बात कर रही है, मैं समझा नहीं हूँ इस बात को। यहाँ पर ये जो 2 हमने डाली ना पैडिंग में, वो खुद ही उसमें से निकल जाएंगी ना 2 बॉर्डर वगैरह, मैक्स पूलिंग में बाद में आएगा। हमने 7 पैडिंग अप्लाई कर दी और जब पैडिंग नहीं अप्लाई की थी पहले उसका सिनेरियो देखते हैं। तो हमारे पास वो मैक्स पूलिंग के वक्त सारा बॉक्स फिल हो जाता था क्योंकि 4 में से वो एक हाईएस्ट वैल्यू उठा लेता था, बॉक्स फिल हो जाता था। लेकिन जब हम पैडिंग कर रहे हैं तो हमारे पास साइड पे एक्स्ट्रा कॉलम्स आ रहे हैं जहाँ पे कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती नहीं नहीं। निकल जाएंगे।
ये फिल्टर सुने मेरी बात। एक्सट्रैक्शन को और पुलिंग को मिक्स कर गई है, तो हाँ अभी हाँ हम हाँ, फिल्टर वही बता रहा हूं। देखो बेटा, हम क्या कह रहे हैं कि जब हमारे पास जो इमेज है ना, जब हम उसके ऊपर, जैसे यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पर जो है, अगर यहाँ पर मैं कर्नल चलाने से पहले ही पैडिंग कर दूं, तो ये 0 तो इस वक्त है कर्नल चलने से पहले, ठीक है, कर्नल चलने से पहले है ये। यहाँ पर भी मैं यहाँ ऐसी लाइन लगा देता हूँ, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। जब ये कर्नल चलेगा तो अब कर्नल जो है वो यूं चलेगा, ठीक है, और एक नंबर यहाँ पर ऐसे ही जनरेट हो गया ना। तो अब जब मैक्स पूल करने जाएंगे तो उसको थोड़ी ये वाले 0 मिलेंगे, ये तो खत्म हो गए। यस सर, आई बात समझ में? नेक्स्ट पूल में होंगे ही नहीं। सही है नहीं मिलेंगे। क्या कह रहे हैं सर, लेकिन इससे तो साइज नहीं बड़ा हो जाएगा। और पैडिंग के भी सर डिफरेंट साइज स्टाइल है बड़ा ना। ही तो जीरो करना था बेटा, दो कम। जीरो के बजाय सर ये भी हो पैडिंग सकता है जो कॉर्नर्स पे हैं पैडिंग वो हमने चीज इसीलिए तो लगाई थी वन बेटा पे जीरो पे आ जाए। पैडिंग में भी डिफरेंट है ना कि 1 की जगह 1 आ जाएगा, जो कॉर्नर्स पे वैल्यूज हैं वो रिपीट हाँ। हो जाएं, तो उस केस में ये हाँ। इररिलेवेंस नहीं होंगी। और फिर जब उस पे हम वो वाला लगाना शुरू करेंगे, वो फिर हर 4 में से एक एक निकालना शुरू करेगा। वो प्रोसेस टोटली डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। हाँ अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं फिर। तो बॉर्डर इफेक्ट को खत्म करने के लिए आप क्या कर सकते हैं भाई, पैडिंग कर सकते हैं। या बॉर्डर इफेक्ट आया क्यों है, पहले तो बात ये है, बॉर्डर इफेक्ट आया है उसकी वजह क्या है कि आपका जो है साइज जो है वो क्या हो जाता है, बल्कि साइज छोटा हुआ है बॉर्डर इफेक्ट की वजह से, मैं क्या बोल रहा हूँ। और दूसरी चीज क्या हो सकती है कि स्ट्राइड्स क्या होता है, स्ट्राइड इट्स स्लाइडिंग को कहते हैं, ठीक है। तो आपने अभी समझाया अगर सर? ये स्लाइड, हाँ, अगर इस स्लाइडिंग अभी 1 by 1 चल रही थी ना, अगर मैं स्लाइडिंग की वैल्यू को 1 by 1 की बजाय मैं 2 by बढ़ा 2 दूं कर कि देते भाई हो। पहले ये इतना चल गया, अभी ये यहाँ से नहीं शुरू होगा बल्कि एक ड्रॉप करके यहाँ से चलेगा, तो इससे भी हमारी पिक्चर का साइज क्या हो जाता है, मजीद जो है वो ज़्यादा कम होना शुरू हो जाएगा पहले के मुकाबले में। लेकिन इससे हमारे जो है जो फीचर्स हैं वो खराब होने का अंदेशा ज़्यादा होता है, इसलिए स्ट्राइड की वैल्यू 1 ही रखी जाती है कि 1 by 1 जो है वो ट्रैवर्स कर जाए। कोई केस होता होगा जहाँ बढ़ानी पड़ती होगी, दूसरा नहीं है अभी ऐसा नज़र से। तो बॉर्डर इफेक्ट और पैडिंग, ये स्ट्राइड्स की वैल्यू जो है हमने डिफॉल्ट पे 1 होती है, स्ट्राइडेड कन्वोल्यूशन है, बढ़ा भी सकते हैं, स्ट्राइड की वैल्यू 2 कर देंगे तो इमेज साइज जो है वो छोटा हो जाएगा। मैक्स पूल मैंने अभी बता दिया है आपको, और ठीक है, एवरेज भी कर सकते हैं। सर एवरेज पुलिंग यहाँ से हमने जो है वो एग्जाम्पल करना शुरू कर दिया था, कैट एंड डॉग वाला। एवरेज पुलिंग में क्या होता है बेटा, वो 4 जो वैल्यूज आ रही थी ना पुलिंग वाली, उनमें 4 से डिवाइड करके जो भी नंबर बनेगा वो नंबर ले लेगा। लेकिन सर 6 के बजाय ये बात समझ 1, नहीं आई। 2, 5 और 6। एवरेज पूलिंग में जो ये 4 पिक्सल आ रहे हैं ना पिंक वाले, इन चारों को ऐड, एवरेज कैसे निकलेगा चारों का यार, मैं क्या सर बताऊं? 4 को प्लस करके 4 चारों का से एवरेज डिवाइड कर वैल्यू देंगे। जो होगी वो यहाँ पर आएगी, इन चारों की जो एवरेज वैल्यू होगी वो यहाँ आएगी, यहाँ मैक्स के बजाय। लेकिन सर ठीक है, एवरेज पुलिंग हम किस सिचुएशन में करते हैं, और हमें जो कैसे भी पता चलेगा हम यहाँ पे एवरेज पुलिंग करें? एवरेज पूलिंग हम किस सिचुएशन में करते हैं? अच्छा, सिचुएशन कभी मैंने तो इस्तेमाल करते हुए नहीं देखी है किसी को, इसलिए सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं कह सकता वो कौन सी सिचुएशन होती है, लेकिन बस एक पूलिंग एक मेथड है, याद रखें, शायद कभी लाइफ में जरूरत पड़ जाए। अच्छा भाई, तो ये कैट एंड डॉग वाली हमने एग्जाम्पल की थी पहले भी, डाटा डाउनलोड कर लिया था, डाटा के बाद जो है ये डाटा डायरेक्टरीज बनाई थी, यहाँ पर ये सब ने सबसे ये काम हो गया था, फोल्डर वगैरह सही बन गए थे।
सर इस और तरह अपने नहीं किया अपने था, थोड़ा सा चेंज कर लिया था। जी सर हो गया था ये हो गया था। ये इजी था कर दिया जनरेटर, हो सर। गया था। ठीक है, बस तो आगे नेटवर्क बिल्ड किया है, यहाँ पर एक इनपुट शेप बता दी है, मैक्स कूलिंग, फ्लैटन, डांस, एक्टिवेशन, तो बाकी चीजें तो नॉर्मल है। आगे ऑप्टिमाइजर किया और ये कर लिया डाटा की प्री प्रोसेसिंग। अब डाटा जो है फीड कैसे किया जाएगा नेटवर्क में, जो डाटा हमने डाउनलोड किया उसको प्री प्रोसेस करना है। इमेज जनरेटर्स जो है वो यूज किए गए यूजिंग इमेज डाटा जनरेटर। ठीक है, डाटा सर एक जनरेटर बात का कॉन्सेप्ट। सर एक बात पूछनी थी सर। हमारा जब हम काम कर रहे थे उसका कभी कभी ऐसे होता था कि शुरू में ऐसे हुआ था कि वैलिडेशन एक्यूरेसी नहीं बता रहा था, सिर्फ वो दूसरी एक्यूरेसी बता रहा था। तो उसको वो ऐसे क्यों कर रहा था, यानी कि यही कोड लिखा था हमने। आपने डांटा नहीं उसको, ऐसा क्यों कर रहा था वो? नहीं सर बहुत मुश्किल में फंस गए थे, लेकिन किया है बस, सॉल्व कर लिया बस। अगर अगर आपको वो वैलिडेशन एक्यूरेसी यूं ना दिखा रहा हो तो आप history.history का फंक्शन इस्तेमाल करके वहां से उसकी डिक्शनरी में से वैलिडेशन वैल्यूज निकाल सकते हैं। यहाँ से लेकिन उससे हिस्ट्री में प्लॉटिंग नहीं ना वैल्यूज आ जाती है सर, ना। प्लॉटिंग के टाइम पे मसला हो रहा था। नहीं प्लॉटिंग वैल्यू अगर सिर्फ दिखा नहीं रहा था ना, आप हिस्ट्री से निकालेंगे ना ऐसे करके, history.history वैलिडेशन एक्यूरेसी, तो सारी एक्यूरेसी इसके अंदर आ जाएगी, लिस्ट के फॉर्म में आप चेक कर लें। अगर इन केस वो आपको एक बता नहीं रहा दिखा था, सिर्फ एक बता रहा था सिर्फ, इसी वजह से प्लॉट नहीं कर रहा था वो एरर कुछ दे और रहा मसला होगा फिर। यस सर। कुछ और सर डेटा वैलिडेशन दोबारा आ जाए जी सर, डेटा जनरेटर से दोबारा आ जाए, डेटा जनरेटर से थोड़ा सा अगर सर डाटा जनरेटर समझा दें, ये मुश्किल काम है, नहीं समझ आता। डेटा जनरेटर मैंने समझाया था। इसका यूजेज थोड़ा सा जरा ज्यादा एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, पहले तो ये बताएं सबको डाटा जनरेटर मालूम है क्या होता है? जनरेटर मालूम है क्या होता है? नहीं पता, नहीं जनरेटर बिजली वाले के अलावा नहीं कुछ। सर जनरेटर वो ये ना जिसमें यील्ड होता है और जो ऑपरेशन के लिए एक यूज एक होता करके है, वैल्यू देता है, एक एक करके आगे वाली वैल्यू को करता है। इधर तक पता है सर, ये यील्ड फंक्शन आप बनाते हैं वो चीज। अच्छा तो पहले जनरेटर बताऊं ना सर, वो कोड दिखाना पड़ेगा। जी सर बिल्कुल। हाँ कोड चलाना पड़ेगा ना, फिर अभी मैं चला देता हूँ। जनरेटर कहाँ पड़ा है भाई? यहाँ पर है। इधर तो यूपीएस पड़ा है। सर अगर हम ये लॉग आउट कर देते हैं गलती से जुपिटर नोटबुक को तो कोई प्रॉब्लम होती है क्या? मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैंने लॉग आउट गलती से कर दिया तो वो केरास की जो एनवायरनमेंट है वो मेरी नहीं चल रही थी आज। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता। नहीं होता। और सर फिर दूसरी एनवायरनमेंट पे काम कर लिया मैंने, लेकिन केरास के ऊपर टेंसरफ्लो पता नहीं कहाँ डाउनलोड है, लेकिन वो फिर भी कह रहे हैं कि टेंसरफ्लो उसमें नहीं है। कर तो मैंने लिया सर दूसरी एनवायरनमेंट में, लेकिन इसका क्या प्रॉब्लम आज मुझे समझ नहीं आई क्यों इस तरह हुआ है। पहले केरास पे हो रहा था। आप इन्वायरमेंट वेरिएबल बना के जो है ना दोबारा से इंस्टॉलेशन कर लिया करें। आप बार उसी में इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं ना, तो वो लाइब्रेरीज का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आना शुरू हो जाता है। अच्छा जनरेटर जो है ना बेसिकली क्या होते हैं कि ये जनरेटर में आपके पास जब आप जनरेटर फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है, तो ये इनपुट के इसके पास जो इनपुट आ रहा होता है, ये पूरे इनपुट को, अगर वो इनपुट की वैल्यूज, नंबर ऑफ इनपुट वैल्यूज जो है वो बहुत ज्यादा है, पूरे इनपुट को एक साथ कैरी करके एक साथ प्रोसेस नहीं करता। ठीक है, ये जनरेटर जो है जितनी बार इस जनरेटर फंक्शन को कॉल करेंगे ये एक एक डेटा वैल्यू को प्रोसेस करके आपको रिटर्न करता जाएगा। और मजे की बात ये होती है कि ये आइटरेशन में जब उसने एक बार प्रोसेस किया वैल्यू 1 को, और इसी फंक्शन को जब दोबारा कॉल करेंगे तो ये वैल्यू 1 से नहीं शुरू होगा, या वैल्यू 2 को प्रोसेस करेगा। ये इसकी खूबी है कि ये जहाँ टर्मिनेट हुआ होता है वहीं से दोबारा काम शुरू करता है। आमतौर पे फंक्शन जो है वो अगर उसको रिकॉल करें तो वो पूरा प्रोसेस जो है वो फ्रॉम स्क्रैच जो है वो शुरू करते हैं।
जैसे हमारे पास ये फंक्शन बना हुआ है का, इसके अंदर यील्ड लगा हुआ है, ये यील्ड बता रहा है कि ये जनरेटर है, फंक्शन नहीं है, रिटर्न नहीं है। यहाँ पर हमने इनपुट n किया और अब n में हम कोई वैल्यू दे देंगे। मैं इसको चलाता हूँ यहाँ पर, अभी इसका कुछ भी आउटपुट नहीं आया और मैंने यहाँ पर अगर मैं जैन क्यूब्स को कॉल करूँ, जैन क्यूब जरा समझिएगा, जैन क्यूब के फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ और उसे एक वैल्यू दे रहा हूँ 3। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास, अब अगर ये फंक्शन होता तो ये फंक्शन जो है ये रिटर्न करता, ठीक है। लेकिन चूंकि ये जनरेटर जनरेटर है, इसलिए ये अभी फंक्शन की तरह काम नहीं कर रहा, ये मुझे ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है जिसके अंदर कुछ है, यानी एक ऑब्जेक्ट इज लाइक अ बॉक्स, इसके अंदर कुछ है। अब इस बॉक्स के अंदर से अगर मुझे कुछ चीजें निकालनी है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको आइटरेट करना पड़ेगा, यानी इसके ऊपर लूप लगाना पड़ेगा। अभी आपको ये मुश्किल बात लग रही होगी कि ये क्या बात हुई भी, अगर लूप ही लगाना था तो फिर फायदा क्या, जैसे यहाँ पे किया गया। अब हम क्या कर रहे हैं, जैन क्यूब में हमने 10 पास किया है और x की वैल्यू आई है, प्रिंट x किया, ये फॉर लूप चलता रहेगा और 0 वैल्यू पास होगी, जैन क्यूब्स का फंक्शन कॉल होगा और वो वैल्यू रिटर्न होगी यहाँ पर और ये प्रिंट हो जाएगा। फिर जैन क्यूब्स का फंक्शन अगली वैल्यू को कॉल करेगा। अच्छा, अब आमतौर पे क्या होता है, जैन क्यूब्स को वैल्यू 10 चली गई, यहाँ वैल्यू 10 आ गई, रेंज में वैल्यू 10 जनरेट हो गई, फॉर लूप चल गया, तो ये 10 की 10 वैल्यूज एक साथ प्रोसेस होके निकलती, लेकिन ये 1 बाय 1 वैल्यूज को जो है वो प्रोसेस करके निकालेगा, जैसा हमें यहाँ नजर आ रहा है। अब यहाँ आउटपुट आपको इतना अच्छा समझ नहीं आ रहा, मैं आगे लेके चलता हूँ, समझ में आएगी बात। जैसे कि हमारे पास, यानी सर इसकी वैल्यू रिटर्न करने के लिए लूप चलाना जरूरी है? अगर हाँ लूप चलाना जरूरी है, या फिर नेक्स्ट का जो हमारे पास एक वर्ड होता है जो मैं भी यहाँ यूज कर रहा हूँ, देखिए कि सिंपल जैन का ये फंक्शन बनाया हुआ है। अब मैंने, अगर मैं इस सिंपल जैन को ऐसे ही चलाऊं तो ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा, ठीक है। मैंने इस ऑब्जेक्ट को नाम दे दिया है कि ये जी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ है, मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैंने कहा भाई नेक्स्ट जी, जब मैं नेक्स्ट जी करूंगा तो ये मुझे रिटर्न करेगा जी 0, यानी जब मैंने ये ऑब्जेक्ट कॉल किया है इसने इस फंक्शन को कॉल किया, ये फंक्शन यहाँ गया, समझिएगा यहाँ गया, यहाँ से इसने एक वैल्यू जनरेट करी 0 और ये 0 इसको गया और 0 की पावर बनी और ये 4 हो गई और ये इसने यील्ड कर दी। अच्छा देखें, अगर मैं इसको कहूँ रिटर्न कर दी तो रिटर्न करने के बाद फंक्शन से बाहर निकल जाता है, इसने यील्ड कर दी, यील्ड करने के बाद फंक्शन से बाहर आ गया, फंक्शन से बाहर आया, इसलिए इसके पास आउटपुट में क्या वैल्यू आ गई, जी आ गई। मैंने जी जो है वो प्रिंट कराई, इसने 0 प्रिंट कर दिया। अब मैंने दोबारा इसको क्या बोला, नेक्स्ट जी, समझिएगा नेक्स्ट जी, अभी जी में गया, दोबारा गया जी में। अब जब दोबारा गया तो बेस इसको दोबारा 0 जनरेट करना चाहिए ना, क्योंकि रेंज दोबारा चलेगी, जनरेटर है ना सर इसलिए। हाँ, लेकिन ये जनरेटर है इसलिए पहले 0 यील्ड करा चुका हूँ, तो अब ये अगली वैल्यू यील्ड करेगा, यानी कि 1, उसके बाद 1 आएगी, 1 की पावर 4 और ये आपके पास जो है वो 1 मल्टीप्लाई 4 और ये 4 हो गया। फिर अगली दफा दोबारा करूंगा तो 2 मल्टीप्लाई 4 ये हो जाएगा 8, ठीक है। और 3 तक चलेगा नहीं लूप करके रख रहा है, यही कह सकते हैं ना बेसिकली, लास्ट वैल्यू होल्ड करके अगली वैल्यू उसमें ऐड कर, यानी अपडेट करता है। होल्ड करना नहीं कहते, बस ये कहते हैं कि एक वैल्यू फेंक दी, जहां एंड टर्मिनेट हुआ था उसके बाद वाली वैल्यू उठा लेगा, वहां आइटरेटिव जो भी वेरिएबल है। अब जब इसके बाद सारी वैल्यू खत्म हो गई, 2 तक 3 चलता नहीं है, तो अगली बार जब मैं नेक्स्ट करूंगा तो वो बोलेगा कि भाई स्टॉप आइटरेशन। ये फॉर लूप हम लगाते हैं उसके अंदर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट का ऑपरेशन चल रहा होता है, इसलिए हमने जब यहाँ पर जी सर ये आपने नेक्स्ट का लगाया, प्रिंट नेक्स्ट, अगर हमें बैकवर्ड जाना हो तो उसके लिए कोई कीवर्ड होता है?
माफ कर दो ये यार। तो सर फिर सर हम नेगेटिव में देंगे ना, लूप के अंदर नेगेटिव में पढ़ा तो था हमने। वो तो लूप उल्टा चलाएंगे ना। हाँ लूप उल्टा चलाएंगे तो सर फिर भी हो जाएगा वैसे। जाएंगे क्यों वैसे, ये मुझे समझ नहीं लगी, उल्टा क्यों जाएंगे जी मुझे जाना पड़ सकता है वैसे जिंदगी में नहीं वो दिमाग में कुछ आगे तो आगे पूछ लो। नहीं वैसे मैं पूछ रहा हूँ उल्टा जाना ही क्यों है। उल्टा कभी उल्टा कभी होता है प्रोग्रामिंग में कि तो चला सकते रिवर्स रिवर्स आइटरेशन चलानी होती तो उल्टा लूप चला देते हैं, या किसी स्ट्रिंग को रिवर्स करना है या डेटा को रिवर्स ऑर्डर में लेके आए तो उल्टा लूप चला देते हैं। अरे सीधी नहीं चल रही है भैया, आप उल्टे पे पहुंच गए। चले प्यारा, सर ये जनरेटर वाली बात कीवर्ड समझ में आ गई। यील्ड कीवर्ड का Yes, रिलेशन पाइथन में एसिंक के साथ होता है कोई? किसके साथ? एसिंक जो फंक्शंस होते हैं पाइथन में, यील्ड का उनके साथ कोई रिलेशन है? सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस की बात कर रहे हैं ना? जी सर। यील्ड पता नहीं बेटा, उसको साथ कैसे जोड़ेंगे। अच्छा नो आइडिया। अच्छा तो अब इसका फायदा क्या हो रहा है, एक एक उठाने का फायदा क्या हो रहा है, सवाल इंपॉर्टेंट ये था कि इसका फायदा क्या हो रहा है भाई। एक उठाने का फायदा ये हो रहा है कि भाई यहाँ इस वेरिएबल के ऊपर अगर मैं यहाँ से रिटर्न कराता एक बार तो ये क्या होता जी, अगर मैं इसको रिटर्न कराता तो ये एक बार 0 लेके रिटर्न करता और 0 देके फंक्शन से बाहर आ जाता, और जब मैं दोबारा कॉल करता ये 0 फिर चलता, 0 लेके फंक्शन से रिटर्न आ जाता। अगर मुझे सारी वैल्यू रिटर्न करानी होती तो फिर मैं इस x को किसी नई लिस्ट बना के वहां पर मैं क्या करता, x की सारी वैल्यूज को क्या करता जाता, स्टोर करता जाता। अच्छा अब सारी वैल्यू को स्टोर करता तो x जो है वो एक बड़ा वेरिएबल बन जाता और फिर आखिर में मैं x को रिटर्न कर लेता। इस तरह क्या होता है कि x जो है वो हैवी वेरिएबल बन जाता। अभी तो खैर 3 ही वैल्यू, माइट भी कि ये 10 लाख वैल्यू होती, 14 लाख वैल्यू होती, और वैल्यू के अलावा अगर ये हमारे डाटा की तरह इमेजेस होती तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये x जो है वो कितना हैवी हो जाता। तो मेमोरी जो है एफिशिएंट हो गई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफिशिएंट हो गई इस यील्ड की वजह से, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफिशिएंट हो गई कि अब सारी इमेजेस जो है वो एक साथ नहीं मैनिपुलेट करेगा, बल्कि ये एक इमेज को मैनिपुलेट करेगा और उसके रिजल्ट को आगे फॉरवर्ड कर देगा। एक तो बात ये हो गई। फिर अगली दफा जब मैं इसको दोबारा कॉल करूंगा तो ये मेरे डाटा में से अगली इमेज उठाएगा, एक इमेज उठाएगा और उसको आगे फॉरवर्ड कर देगा। अब मैं लूप चला के जिस तरह हमने यहाँ चलाया हुआ था, लूप चला के मैं सारी इमेजेस जो है एक एक करके मंगा सकता हूँ। तो इस तरह प्रोसेसिंग भी हल्की हो जाएगी, एक इमेज एक दफा प्रोसेस हो रही है, और जो मेमोरी होल्डर वेरिएबल है वो भी जो है ना बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा और फायदेमंद हो जाएगा। यही काम जो है वो डाटा जनरेटर कर रहा है, इमेज जनरेटर भी यही काम कर रहा है कि वो एक एक इमेज उठा के आपको ट्रेन डायरेक्टरी से देगा। एक इकट्ठे पूरी इमेजेस जो है वो आपको नहीं लेनी पड़ेंगी। ठीक है। इसमें जो आपका ऊपर फिबोनाची लिखा हुआ क्या फर्क है इसके साथ, जनरेटर फिबोनाची के जो आपने लिखा आपकी इस मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ये इमेज जनरेटर ग्रे स्केल भी इसका क्या तलब है इसके साथ? कोई और इनका सवाल रिपीट कर दे, पता नहीं मेरा प्रॉब्लम है या इनका प्रॉब्लम है। सर एक और सवाल है कि ये जो फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी है ना, इसी तरह का एक फ्लो भी होता है, डाटा जन डॉट फ्लो, तो इसका फर्क जरा नेट पे कुछ क्लियर नहीं हो रहा था कि क्या फ्लो और फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी में फर्क क्या है। यार ये देख के ही बता सकता हूँ, मुझे ऐसे तो नहीं पता कि डायरेक्ट फ्लो और फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी में क्या फर्क है। ठीक है सर, एक और कंफ्यूजन आ हाँ बोले सर 141 पेज पे जाइएगा। बुक का या पीडीएफ का? सर पीडीएफ यहाँ से क्लियर करा के हम 136 पे, हम अब खुद 141 पे आ रहे हैं, काइंडली यहाँ से क्लियर करा दें पहले। आ गया 141 पे। सर इसमें जो जी सर ये नीचे सर इसमें हमारे पास 141
ठीक है सर, इसमें देखिए हमने बैच साइज जो है जनरेटर में 32 दिया हुआ है, ठीक है सर। तो जब हमने स्टेप्स पर इपॉक 100 दिए हैं तो 32 इंटू 100 3200 हो जाता है, ठीक है, 3200। लेकिन हमने जो इमेजेस हैं हमारे पास ट्रेन की वो 2000 है, तो इसका तो वो 2000 नहीं होना चाहिए था, मतलब नहीं, स्टेप्स का बनता। मतलब कुछ और होता है। स्टेप्स का सर मतलब वो जो तो है ना, सही है, वो सही है सर, लेकिन उसका जो मल्टीप्लाई है नंबर ऑफ इमेजेस के बराबर आना चाहिए ना उसको। 32 इंटू नहीं मैं यही 100 आ तो जाएगा। कह रहा हूँ ना, नंबर की तरफ मैं आपसे कह रहा हूँ कि यार ये चेयर उठा के जो है ना वो सामने रख दो। एक तरीका तो ये है कि आपने यहाँ से फेंक दी डायरेक्ट उस जगह पे। ये हो गया, एक इमेज एक दफा में प्रोसेस हो गई, वन स्टेप में प्रोसेस हो गई, ठीक है। अगर मैं स्टेप्स बढ़ा दूंगा, ठीक है, तो उस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए आप 2 कदम उठा सकते हैं, इसको यूं समझो। तो स्टेप्स पर इपॉक जो है ना वो 100 है कि आप एक इपॉक जब चलाएंगे तो आप 100 स्टेप्स जो है वो लेंगे। अच्छा, इसकी वजह से डाटा जो है ना वो डाटा फ्लो का लीकेज आ जाता है। इसलिए मैं, अगर किसी के पास वो एरर आ रहा हो कि भाई ये आपका डाटा जो है ना वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा, कुछ नहीं हो पा रहा, तो आप स्टेप्स पर इपॉक को और वैलिडेशन स्टेप्स को रिमूव कर सकते हैं, उससे मसला जो है ना वो हल हो जाता है। सही सर। अच्छा, फिर आज यहीं तक खत्म कर रहे हैं। नो सर, फिर हम जो आगे समझ नहीं आया वो कैसे समझेंगे, या फिर एक और क्लास ले लें? अच्छा, मुझे एक और क्लास रख लेंगे हम, ठीक है। ठीक है सर। बैच साइज का मतलब ये नहीं होता कि इतने इतने ग्रुप में डिवाइड करके इतने इतने ग्रुप को उठा के लाओ? हाँ, ऐसे ही होता है, एक साथ 20 इमेजेस ले आओ। जी सर, वो अच्छा इसलिए सर, पूछ रहे हैं ना कि एक बार कुछ कराएंगे तो वो 2000 कैसे कंप्लीट? सर एक टॉपिक है व्हाट कोवेट्स लर्न, वो हमने पढ़ना है नहीं पढ़ना? कौन सा सर? व्हाट कोवेट्स लर्न के मतलब वो लेयर्स क्या लर्न करती है? बट कॉर्डिनेट लर्न्स? हाँ, विच डाटा कन्वोल्यूशन की विजुअलाइजेशन है ना वो। जी जी जी। उस पर नजर डाल लीजिएगा, उसका डायरेक्ट मॉडल से ताल्लुक नहीं है, लेकिन कभी अगर सर विजुअलाइजेशन उसका करनी जब आपका क्विज होगा तो उसमें आएगा क्या उसके बारे में कि नहीं आएगा? हो सकता है एक आध सवाल इससे पूछ लिया जाए। यस वैसे मेरा नहीं ख्याल नहीं होगा। ठीक है भैया, आप सर लोग नेक्स्ट कवर कर क्लास लीजिएगा, फिर मुझे बता दीजिएगा, हम नेक्स्ट क्लास की कोई सेटिंग करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। सर आप वीडियोस की जो अपलोड करते हैं आप अपने, ये चैप्टर सर खत्म करते हैं कल रात के क्लास। कल रख लें। यस सर, कल रख लें, ऐसे नॉन स्टॉप हमें याद भी रहेगा कि हमने अभी क्या पढ़ा था। मासूम है ना आप लोग के, चले क्या बोलूं, ठीक है, देखते हैं कल। सर बोलते खैर है, लेकिन दूसरी बात जब दिल करे तब जो नहीं चाहता है बोले सर, नहीं तो बहुत डांटते थे सर। अल्लाह सर चीजें सर एक दफा ट्राई करें तो हो जाती है सर, थोड़ा अरे ट्राई करें। कल की क्लास का समझ आया। रिव्यू जो है ना वो सर अनीस से करवा देते हैं। यस सर आप सर। ज्यादा इजी करके समझा देते हैं। मैं कल का वादा नहीं है, अगर टाइम निकल गया ना तो ठीक है बता दूंगा शाम तक, वरना फिर परसों देखते हैं। यस सर। ठीक है सर। सर जो जी अल्लाह हाफिज सर। सर जो MTA का टेस्ट था पाइथन का, वो तो अब नहीं होते, तो उसकी जगह कौन सा टेस्ट थे? क्या वो क्यों नहीं होता? सर वो एक्सपायर हो गए। नहीं, किसने कह दिया? सर उसकी वेबसाइट पे था। भाई वो जो है ना MTA का जो एग्जाम है ना, अब उसका नाम जो है वो चेंज हो गया है। अब वो एग्जाम जो है वो IT स्पेशलिस्ट के नाम से होता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई स्टूडेंट दे रहा है तो वो 2022 से पहले जो है IT स्पेशलिस्ट का एग्जाम पाकिस्तान में नहीं होगा। पाकिस्तान में 2022 तक जो है वो MTA का एग्जाम ही चलेगा। वो उसका ये था कि 2022 जिसने जुलाई 31 तक वाउचर ले लिया ना, तो नहीं, वो ये उन लोगों 2022 के तक लिए, दे सकता है। ये उन लोगों के लिए था जिन्होंने वॉचेस ले लिए थे, और ठीक है, और
जो जिनके पास बल्क वाचर होते हैं, जैसे बहुत सारे इदारे जो टेस्ट करवाते हैं वो ले लेते हैं, उनके लिए था आप खरीदे हुए हैं तो फिर जो है वो आप 2022 तक कर सकते हैं। तो जून 2021 के बाद क्योंकि एक नया वाचर आप नहीं खरीद सकते, पुराने जो है वही यूटिलाइज होंगे, नया नहीं खरीद सकते। आइसक्रीम खाने का पानी सर अब जिन्होंने वाउचर नहीं लिया हुआ तो वो नहीं दे सकते टेस्ट? बेटा तो उससे राब्ता करें जिन्होंने वाचर लिया हुआ है, यानी जो टेस्ट कंडक्टिंग इदारा है जैसे हम लोग करवाते हैं टेस्ट। सर ये पेड है फ्री? एक गेम हुई जी पेड है फ्री है सर ये? 1500 रुपए का एग्जाम हो रहा है अभी सिर्फ। कितने का? 1500 1500 का। पे करने पड़ेंगे। यार कोई लिंक शेयर कर दे तो इसको देख के थोड़ा खाना नजीब बनो जब मैं ग्रुप में भेज। सर थैंक यू सर। आप मैं एक तवे पीस ना बनया तो नहीं होना कोई सारे का